चालू कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह के जो षड्यंत्र हैं, इनको जब आप समझना चलते हो तो फिर एक षड्यंत्र से दूसरे षड्यंत्र का सिरा मिलता हुआ नजर आता है और एक लेवल पर आपकी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे खिसियाई बिल्ली की होती है, खंबा नोचने वाला काम हो जाता है जब अगर आप अकेले खड़े होते हो तो। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम अपने ही बाल खुद नोच लेते हैं कि यार पता है कि सामने मौत है, पता है कि सामने हमारे लोग जो हैं वो इस तरह से खत्म होने वाले हैं, हमारा समाज इस तरह से बर्बाद होने वाला है, और जब ये पता होता है और आप कुछ नहीं कर पाते हो तो अंदर ही अंदर तिलमिलाए रहते हैं हम, और हमें यह लगता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, किससे मिला जाए। और फिर हम चलते भी हैं, बहुत से क्रांतिकारी लोग निकलते हैं अपने घरों से, लेकिन चक्कर क्या होता है, उन क्रांतिकारियों की समस्या यह होती है कि वो अपने ही जन्म में बदलाव देखना चाहते हैं, वो उस बदलाव का स्वाद भी खुद लेना चाहते हैं कि जो फसल हमने बोई है मैं इसको काट के इसके मजे लेना चाहता हूं, वहीं वो फंस जाता है। उसे जल्दबाजी होती है जल्दी से रिजल्ट लेकर के और इन बदमाशों को बाहर निकाल के अपने समाज को बचा के बढ़िया समाज स्थापित करके फिर उस बढ़िया समाज में आराम से सोने का उसका सपना उसको जल्दबाजी करने के लिए विवश करता है, और उस जल्दबाजी में फिर वो गंदे लोगों को भी अपने साथ जोड़ लेता है और फिर वो कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता है। कभी किसी के साथ समझौता, कभी किसी के साथ संगठन में लाना, कभी किसी को कह देना कि तू मेरी यहां मदद कर दे, तू वहां कर दे, अभी हमको काम करने के लिए पैसों की जरूरत है मान लो, और हम किसी उद्योगपति के जाकर उसके चरण पकड़ लें कि भैया हमको एक रैली करनी है, हमको इतने पैसे दे दो, और वो उद्योगपति कहे तो रैली तो करने को मैं दे दूंगा तुमको 10-20 लाख रुपया, लेकिन तुमने इस नेता के बारे में वहां कुछ खिलाफत नहीं करनी है। अब हमें रैली भी करनी है क्योंकि अनाउंस कर दिया था दोस्तों के बीच, रैली नहीं करी तो फंस जाएंगे, और फिर उधर से पैसा भी चाहिए क्योंकि अब जो क्रांतिकारी लोग हैं इनके पहले ही घर लूटे हुए हैं सबके, अपन सारे ही के सारे ऐसे लोग हैं ना। अब अगर हम बेईमान होते तो हमारे पास भी बैंक बैलेंस अच्छा भरा खरा होता, अब बेईमान नहीं है तो हमारे पास भी उतना ही है कि रोज की रोटी, अपनी बच्चों की रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। तो वो कॉम्प्रोमाइज अगर हमने करना शुरू कर दिया, पहले छोटा कॉम्प्रोमाइज फिर बड़ा कॉम्प्रोमाइज, आज इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, परसों को उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, फिर किसी और के खिलाफ नहीं बोलेंगे, और फिर किसी और के खिलाफ, फिर ऐसा करके सारे नेता फिर एक दिन शामिल हो जाएंगे कि भाई अब तो किसी के खिलाफ नहीं बोलना, तुमको अच्छा अच्छा जो करना है कर लो, खिलाफत मत किया करो, किसी की नाम लेके मत बोला करो। हमको भी आएगा नाम लेके मत बोला करो, भाई नाम लेके नहीं बोलना करो, तो उसके फिर कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। वो साइड इफेक्ट क्या होते हैं? अभी देखो दिल्ली वाले राक्षस ने सारे नेताओं के बारे में बोल दिया कि अरुण जेटली ऐसा है, सुषमा स्वराज ऐसी है, शैला दीक्षित ऐसी है, मजीठिया ऐसा है। दिल्ली वाला राक्षस समझते हैं ना, आज जिसने 2-2 हजार रुपए लूटे थे जब हरियाणा में खच्चर 500 रुपए ले रहा था खुली हवा में सांस लेने का, उस टाइम पे वो 2000 रुपए ले रहा था। तो अब उसने सबके खिलाफत कर दी जब शुरू में, तो नाम ले लेके, और नाम लेके खिलाफत करने के बाद क्या हुआ, अब उसको गद्दी भी सौंप दी गई, दिल्ली की गद्दी सौंप दी। अब दिल्ली की गद्दी सौंपने के बाद सारे के सारे नेताओं ने कोलैबोरेशन में सेटिंग करिया कि एक काम करते हैं, अपन सेटिंग करते हैं और जो तारीख है वो इस हिसाब से रखते हैं मुकदमे की कि एक मुकदमा पंजाब में, एक मुकदमा पठानकोट में, एक मुकदमा संगरूर में, एक मुकदमा बेंगलोर में, एक मुकदमा मध्य प्रदेश में, एक मुकदमा इधर, एक तारीख आज है, एक तारीख एक दिन छोड़ के अगली तारीख है, एक दिन छोड़ के अगली तारीख है, एक दिन छोड़ के अगली तारीख है, कि ये कुछ कर ही ना पाएगा। और फिर उसके पास 2 रास्ते बचे, या तो वो अपने सारे काम छोड़कर वो मुकदमे झेले, या फिर वो माफी मांग ले। कॉम्प्रोमाइज करने का यही तरीका था कि माफी मांग ले, तो माफी मांग ली उसने। अब अगर हमने क्या, हमको मालूम है कि कल को हम जिसको गालियां दे रहे हैं बाई नेम, वो भी हमको करने वाले हैं, लपेटने वाले हैं, तो उससे पहले हम इतने मानस तैयार कर देंगे कि हम मुकदमे झेलते रहे, क्या दिक्कत है अपने को? है? हमें दिक्कत नहीं है, हम रोज एक दिन में 3-3 मुकदमे भी झेल लेंगे, हमको क्या? क्योंकि हमें व्यवस्था को चलाने का ठेका हमने नहीं लेना, हमने तो उन लोगों को तैयार कर देना है जो उस व्यवस्था को समझते हैं, नई व्यवस्था जो बनानी है उसका समझ है, और उसके बाद उसमें लगे हुए हैं। और वो हम पहले ही बता चुके हैं कि फाइनल पोजीशन कभी आने वाली है नहीं है, तो हमें तो लगे ही रहना है आखिरी दिन तक। तो इसमें कोई सीन ही नहीं है कि हमको कब तक खत्म करना है, ना 24, ना 29, ना 34, ना 39, ना 44, हमारा कोई वैसा सीन नहीं है। तो
ठीक है, बढ़िया है, मस्ती में अपना करते रहो, जितने में आनंद आए उतने में ही करना है। आप लोगों को भी मैं बता रहा हूं, टूटना किसी ने नहीं है। जनता सरकार मोर्चा की कोई बात सुन के और एक आधा अंदर बैठ के कहता है जी आप, एक आधी बार तो बात सुन के बिल्कुल आग लग जाती है, वह आग ने अपने ना पानी रखा करो साथ में और 2 घूंट भर के पी लिया करो। ये शांति से, दिमाग से, बुद्धि से और बिल्कुल शांत चित्त होकर के लड़ने वाली लड़ाई है कि हम इतने आश्वस्त रहें। देखो सबसे बड़ी समस्या हमको एक ही रहेगी कि जब हम नहीं रहेंगे या जब हम जेल में होंगे तो हमारी परिवारों का क्या होगा। बस इसका जवाब अपन सारे लोग मिलकर इस तरीके से बनाएं कि वो साथी जो समाज के लिए दौड़ रहे हैं उनके परिवारों को अकेला ना छोड़ें, ऐसी भावना हम अपने मन में रखेंगे आने वाले टाइम पर। और कुछ ऐसा इंतजाम भी करेंगे कि जेएसएम में लड़ने वाला आदमी अगर 6 महीने भी जेल में है तो क्या फर्क पड़ता है, फैमिली अपनी मस्त है, उसको मालूम है? वही कुसुम वाली बात है कि ये तो अपनी फैमिली जैसी लगती है, तो सुनील पड़ा रहोगा 6 महीने जेल में, क्या फर्क पड़ रहा है, सारी परिवार तो है ही है, हमारे पास क्या टेंशन है? के तो ऐसे ही ये अब अपने को जो करना है, मतलब जो हमारा अगला स्टेप, जो रुपए वाले मुद्दे पर भी बोलेंगे। आप लोग बेशक यहाँ कंबल लेके यहीं बैठ जाएंगे, रात भर चलती रहेगी चर्चा, अपने को क्या जल्दबाजी थोड़ी ना, ये थोड़ी है कि सेशन खत्म हो गया बहुत हो गया। भाई थक तो नहीं जाते आप हमारे को? वैसे भाषणों से थक जाता है, लोग कहते हैं कि यार 35 मिनट तो ऊपर का तो वो भी नहीं होता, क्लास भी नहीं होती। तो मगर हमारी क्लास न्यारी डाल गई आगरा है 6 के, हमारा तो लॉन्गेस्ट, हम तो 11-11 घंटे में थकते भाई, हमारा कोई चक्कर नहीं है। तो अभी हम ऐसा करेंगे, मैं ये सोच रहा हूँ, वैसे मैं सोच रहा था कि एक सेशन हम लोग ले लें, लेकिन बहुत सारी बातें आचार्य जी ने आपको बताई, फिर सुनील ने भी आपको बताई, और डॉक्टर साहब भी थे, डॉक्टर भूप सिंह भी थे, और फिर मैं भी बात कर चुका हूँ। अभी मैं ऐसा सोच रहा हूं कि जितने क्वेश्चंस आप सबके आए हैं इनको ले लेते हैं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस पढ़े हैं सबके, और इन क्वेश्चंस में पूरा का पूरा टॉपिक हो ही जाएगा, मतलब जो हम बताना भी चाह रहे हैं, तो आपके सवाल जवाब भी हो जाएंगे और पूरा टॉपिक भी हो जाएगा। तो मैंने अभी इनमें से छांट करके रुपए को और बैंकिंग से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो रख लिए हैं अभी अपने पास, उनको नहीं डील कर रहे हैं अभी हम। रुपए वालों पे हम कल डिस्कस करेंगे, पैसे पे हम कल डिस्कस करेंगे, आज हम बाकी के मुद्दों पर डिस्कस कर लेते हैं और एक एक करके मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। बीच में फिर अभी क्योंकि जिसके सवाल आने थे आ चुके हैं, अब बीच में उठ करके सवाल देने नहीं आना किसी ने। जब बैच सेशन जब खत्म होगा उसके बाद आप हमें दे देना और फिर हम उनके जवाब फिर बाद में दे देंगे, मतलब कल दे देंगे या फिर उसकी अलग से वीडियो भी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सबसे पहला है, हमें कौन कौन सी आईडी बनवानी चाहिए और कौन कौन सी ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, इस आईडी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, इस मूल भाव को, इसका जवाब मैं आगे भी दूंगा कि इन आईडीज का नुकसान क्या है, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन और है जिसमें आईडीज का जिक्र होना है। लेकिन मैं देवेंद्र हूं, मेरा नाम देवेंद्र रखा गया मुझे पुकारने के लिए, लेकिन मेरी आईडी बनी मुझे कंट्रोल करने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, मेरा, हम सबका नाम अलग अलग है, हमारा सरनेम अलग है, हमारे दादा के नाम पर है, किसी ने हमारे किसी पुरखे के नाम पर, किसी ने पंथ के नाम पर, कोई गांव के नाम पर अपने नाम के पीछे गांव का नाम लगा देता है। वो नाम हमने इसलिए लगाया कि हमें एक दूसरे को पुकारना था। संजय में और संजय में अगर अलग अलग बताना है, एक तो संजय शर्मा और संजय बलारा, तो पता चल जाए कि वो बलारा वाली फैमिली वाला संजय है, जो इसाड़ा है, इसका यो गोत्र है, इसका यो खून है, इस खून ने इस खून की गेल ब्याह को नहीं करना, इस खून ने इस खून की गेल ब्याह करना है, इसलिए ये अलग रखा गया। भाई कुमार के घर में जो कल्चर होता है उसको कुमार जो है वो अच्छा समझ पाएगा, तो कुमार जो है, कुमार की बेटी ने ब्याह कर लिया होगा तो घर में बढ़िया एस्टेब्लिशमेंट होगी। कुमार इन द सेंस जो उस काम को कर रहा है, मतलब मिट्टी वाले काम को कर रहा है, जो घड़े बनाने वाले, कुंभ बनाने वाले काम को कर रहा है, जो खेती करने वाले काम को कर रहा है। उस खेती करने वाला आदमी अगर खेती करने वाले आदमी की ही बेटी को लेकर आएगा तो उसको गोबर में से बदबू नहीं आएगी, है कि नहीं? उसको मालूम होगा कि ये गोबर की बदबू नहीं होती है, ये खुशबू होती है, या ये स्मेल होती है, उसके लिए वो स्मेल है खाली। गॉट इट ना मेरा पॉइंट आप? तो वो बनाया सिर्फ इसलिए था, इसका और मतलब साइंटिफिक था कि इस ब्लड क्लैन को, यानी इस
परिवार को इस परिवार के साथ रिश्ता नहीं करना है या करना है, वो हम गोत्र छोड़ा करते थे, फैमिलीज छोड़ा करते थे कि इनका रिश्ता भाई बहनों का होगा, इनका रिश्ता कैसा होगा, वो सब आप लोगों को मालूम है, उस पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मोटी बात यह है कि आईडीज जो है वो आपको कंट्रोल करने के लिए बनी। कैसे बनी उसको समझने के लिए आपको सिर्फ यह समझना पड़ेगा कि आपका नाम छोटे अक्षरों में लिखा जा रहा है, रनिंग हैंडराइटिंग में है, या फिर कैपिटल लेटर्स में है, यह आपको पता होना चाहिए। और कैपिटल का मतलब पता होना चाहिए। अगर कोई वकील यहां बैठा हुआ है तो वकील को पता होगा कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है। मालूम है कोई वकील है जो बता दे कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है? हाथ खड़ा करके जी। है डेथ पनिशमेंट। और कोई? जिंदा लाश। जिंदा लाश। और कोई? असल में कैपिटल पनिशमेंट डेथ पनिशमेंट नहीं होती। कैपिटल पनिशमेंट होती है धड़ से सर को अलग करने की पनिशमेंट। मतलब मारने के तो बहुत सारे तरीके हैं ना, वो तो फांसी देकर भी मारा जा सकता है, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट में धड़ से सर को अलग किया जाता है। मतलब हमारी जो पहचान है वो हमारे चेहरे से हम ज्यादा लेते हैं सबसे पहले ना, आदमी देख के हम पहचान करते हैं। तो इसमें जहां भी आपका नाम कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, आपके कागज में जहां भी आपका नाम कैपिटल लेटर में लिखा गया है, वहां सरकार ने आपको डेड एंटिटी मान लिया है कि आपका धड़ सर से अलग है। तो कैसे सांप सूंघ गया? कैसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि ये जो भाषा है जो मैंने आपको कल भी बताई थी, अंग्रेजी जो है ये स्पेल की भाषा है, ये दिमाग में रखना है। अब इसके ऊपर रिसर्च चालू कर देना है। और जो कानून की भाषा है, जो ये आपको कानून की भाषा जो आज के टाइम आईपीसी जिसमें लिखा गया है और जितना भी कानून हमको पढ़ाया जाता है, यह भाषा लीगलीज भाषा है। जो लीगल ये भाषा जो है, ये समंदर के जो लुटेरे थे, ये समंदर का कानून है ये। इसलिए यहां शब्द जो हैं वो मिलेंगे जो समंदर के कानून में यूज होते हैं, समंदर में यूज होते हैं। जैसे डॉक वर्ड जो है वो शिप का डॉक होता है, और डॉक्यूमेंट मेंट जो वर्ड है वो कंट्रोल, मेंट का जो हिब्रू में जो मीनिंग है, मेंट का मतलब होता है कंट्रोल। डॉक्यूमेंट समझ गए? आपका घर को कंट्रोल करना, आपके डॉग को कंट्रोल करना। बर्थ जो है ये उधर का ही शब्द है। जन्म, बर्थ सर्टिफिकेट है ना, कौन सा बर्थ सर्टिफिकेट, आप किस बर्थ के हो, कौन से बर्थ में आपका जन्म हुआ है, ना कि जन्म की डेट ऑफ बर्थ का कोई सीन नहीं है उसका। फिर दूसरा गवर्नमेंट, गवर्न वर्ड जो है, गवर्न का मतलब होता है माइंड, मेंट मैंने कंट्रोल, मेंट तो मैं मेंट जिसके पीछे लगा है समझो कंट्रोल है। समझ गए ना आप? तो आपका आधार कार्ड देखोगे ना, आधार कार्ड कहूं, वो जो आपका आधार है, चाहे आपका पैन है, स्पेशली सबसे पहले पैन बनता था, पैन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस। और बैंक में आप जाते हो तो बैंक में सबसे पहले वो आपको बोलते हैं कैपिटल लेटर में ही लिखना है, कैपिटल लेटर्स में ही। और जब आपसे साइन करवाते हैं, साइन हमेशा रनिंग लेटर्स में होते हैं, मतलब छोटे लेटर्स में होते हैं, पहला बड़ा कर दो बाकी छोटा, लेकिन उसके नीचे ब्रैकेट में कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। यानी ये जो मरा हुआ आदमी है, इसने साइन कर दिए हैं कि मैं मरा हुआ हूं और अब तुम्हारे गुलाम हूं, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा चलने को तैयार हूं। यूनिवर्सल लॉ के अंदर हम लोग किसी के गुलाम नहीं होते हैं। मतलब कुदरत का जो नियम है वो ये कहता है कि जिस हवा से तुम सांस ले रहे हो उसी हवा से मैं ले रहा हूं। जिस सूरज से पौधे को ऊर्जा मिलती है, वो पौधा उस ऊर्जा को इकट्ठा करता है और वो भोजन को, और मैं उस भोजन को खाता हूं, उससे मेरे बॉडी के एक एक सेल को ऊर्जा मिलती है। तो मैं, मेरे बॉडी का एक एक सेल जो मेरा जो माइटोकॉन्ड्रिया जितनी ऊर्जा बनाता है, जितना करंट बनाता है, उस करंट से मैं चल रहा हूं। तो उस करंट से मेरे को जो ऊर्जा मिल रही है वो उसी सूरज से मिलती है जिससे तुमको मिलती है। तो तुम्हें मुझे कंट्रोल करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। हां,
कुछ कानून हमने जो बनाए वो नियम इसलिए बनाए कि मुझे आपके साथ रहना था, हम सबको एक साथ रहना था, तो हम सब ने प्लान करके एक नियम बनाया कि चलो दोस्तों ऐसा करते हैं कि हम ऐसा करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे। किसी से भूलवश हो जाए तो बात अलग है, परंतु कोई जानबूझकर करे तो उसका यह सजा है। हम लोग समाज में रहने वाले लोग थे। अगर हमारे पुराने पंचायती सिस्टम पे आप जाओगे तो वहां हमारे पुराने पंचायती सिस्टम में सबसे बड़ा जो होता था वो या तो 1 रुपया जुर्माना किसी का हो गया, मतलब कौड़ी का जुर्माना लगता था, कौड़ी का, उसको 2 कौड़ी का बना देना, 2 कौड़ी का आदमी है, मतलब उसको 2 कौड़ी का जुर्माना लगता था। बहुत थोड़ा जुर्माना होता था, इसलिए कहते ना आदमी 2 कौड़ी का है। कौड़ी जो है दैट इज ए करेंसी बेसिकली। जैसे आज रुपया एक जुर्माना हो जाए, किसी को 1 रुपए का जुर्माना, 1 रुपए की सगाई 1 रुपए का जुर्माना, दोनों का इतनी बराबर, उसमें इतनी इज्जत है, उसमें इतनी बेइज्जती है। तो ऐसे ही कौड़ी जो है वो जुर्माना लगता था। और ये बता देते कौड़ी का जैसे 10 नंबर ही होया करे, अगर 10 नंबर ही है, ऐसे ही 2 कौड़ी का है, क्योंकि इसको 2 कौड़ी जुर्माना लगा था। इसका मतलब इसने कोई बहुत ही घिनौना काम किया हुआ था, इसका समाज में रहने लायक आदमी ये नहीं है। या फिर उसको जात से निकाल दिया करते थे कि ये बिरादरी से निकाल दिया, इसका हुक्का पानी बंद कर दिया, उसको बट्टा लग जाता था पूरा आगे पूरी पीढ़ियों तक। उससे डरता वो समाज में स्थापित रहने के लिए नियमों का पालन अपने आप ही करता था, और फिर वो उसके व्यवहार में, अगली पीढ़ी के व्यवहार में वो अपने आप आ जाया करता था। वो जब से ये कानून आए, कोर्ट आई, 1860 में ही आई भाई, 1860 में आया ना आईपीसी, तो अंग्रेज आए। उससे पहले भी तो किसी तरह से न्याय होते ही होंगे, उससे पहले भी किसी तरह से समाज चलता ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि ये नहीं आएंगे तो ये नहीं चलेगा। तो अगर कल को ये आईपीसी हम फाड़ के फेंक देंगे तो भी तो चलेगा समाज, लेकिन उसके लिए समाज को समझ में आना चाहिए। हम 4-5 लोग उठा के फेंकेंगे उससे कुछ नहीं बनेगा बात। आखिरी आदमी तक को समझ में आना चाहिए कि आईपीसी की जरूरत नहीं है, हमारी जबान बहुत है। हमने कह दी जबान, इसलिए हम एक नया कल्चर बनाने की बात कर रहे हैं कि भैया कि ये अटेंडेंस की शीट है, जिसके पास पहुंचे तो आप उसमें अटेंडेंस भर देना। आज की अलग लगेगी, जो कल नहीं आए थे और जो कल आए थे वो भी इसमें भरिएगा। कोई नहीं, बाद में भी भर लेंगे, कोई अभी रुक जाओ, सारे नहीं तो हो जाएगा। आराम आराम से देते हो बिना डिस्टर्ब किए तो बात अलग है। तो इसलिए हम ये समाज की इस मुद्दे को ये लेके जा रहे हैं कि समाज को समझाना जरूरी है कि अगर आप आईपीसी के चक्कर में पड़ते हो, अगर आप कोर्ट के और पुलिस के चक्कर में पड़ते हो, तो देखो पुलिस वाले को दोनों पार्टियों को खिलाना पड़ता है, वकील को भी दोनों पार्टियां खिलाती हैं। दोनों वकील बैठ के प्लानिंग कर रहे होते हैं दोनों पार्टियों की, बता कौन से ने जीतना, पापा सला तने जीत लिया था, क्या मैं जीतूंगा तो तने कितने ले रखे, मैंने इतने ले रखे। तो एक काम कर, जीतने वाला जिसकी जीतने की ड्यूटी है वो कह देगा अगर भाई चल मैं जीतने की गारंटी दूं भाई, इतने पीछे लागेंगे। और जजों के साथ भी सेटिंग होती है, ठीक है ना। अब अपन तो बोलते हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, जज को किसी को बुरा लगे तो लग जाए, लगा दे अवमानना का केस। हाँ हमारे पास ऐसे केसेस हैं, जज गए हैं ना जेल में, रिश्वत लेते हुए गए हैं। तो मैं तो रिश्वतखोर जजों की बात कर रहा हूं, है सारी व्यवस्था की तो बाकी जो समझेगा सारी व्यवस्था, अगले समझो। मैं तो उनकी कह रहा हूं भी रिश्वतखोर भी हैं जज, पुलिस वाले भी हैं रिश्वतखोर, वकील भी हैं हरामखोर, है कि नहीं। मतलब सारे नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो है वो तो है। अब वो उनसे आप जाओगे, उनको पैसे से मतलब है, वरना ये कानून बन रहे हैं पिछले 9 साल से 10 साल से। आपके समाज में कौन वकील है आपके गांव का जो शहर में रहता हो, वकालत करता हो, और उसने आके गांव में बताया कि इस कानून से आपका नाश होने वाला है? किसी ने बताया नहीं ना कोई। अब तो इसका मतलब तो वो सारे आरामखोर है जिसने नहीं बताया। अच्छा फिर उसने पता नहीं, फिर वो क्या का वकील है? देखो अगर पता ही नहीं कि इससे नाश होएगा तो क्या का वकील है, और जब पता है बताया नहीं तो इसका मतलब वो हरामी है, दलाल है। फिर वो तो दोनों ही केस में मतलब अब वो तो ऐसा है जैसा है। अब आप लगा लो हिसाब कौन कैसा है। अब उसकी इज्जत करनी कि नहीं करनी तो आपके ऊपर है। अगर मान लो हर तरह के आदमी की इज्जत करते रहेंगे तो फिर हर तरह का आदमी एक्सेप्टेड रहेगा समाज में, तो फिर हर क्राइम होता रहेगा। जो गलत कर रहा है जात तक काटना पड़ेगा, समझ गए ना। जो समाज में गलत कर रहा है हम ऐसा कल्चर बना देंगे कि जो किसी के साथ भी गलत कर रहा है तो तेरे से डील नहीं करना। तू कितनी बड़ी कोठी ले रहा हो, कितनी बड़ी गाड़ी ले रहा हो, तो जना जना ले रहा, कोई मतलब तो वो है ही नहीं ना कि कौन सी चीज किसके पास है किसके पास नहीं है। जिसके पास जितनी ज्यादा बड़ी गाड़ी होगी
उसका यह मतलब मत समझना वो ज्यादा अमीर है, उसका यह मतलब समझना वो बड़े कर्जे तड़ा है। इसका यह मतलब है अब जिसके ज्यादा किले हैं उन्हें बड़ा कर्जा ले रखा है। तो इसलिए वो खेल छोड़ दो। अब तो एक ही चीज है, वापस हमें उस रास्ते पर आना पड़ेगा जहां इज्जत और बेइज्जती का खेल है। मोटी बात यह थी कि जो डॉक्यूमेंट की बात थी वो ये है, सिंपल सा फंडा है कि जब कोई आदमी पैदा होता है, आदमी नहीं, जीव, कोई भी जीव, और प्रकृति का ना बड़ा स्टाइल है काम करने का। वो क्या स्टाइल है कि वो किसी एक प्रजाति को बहुत हैवी होने नहीं देती है। और केवल इंसान इतना घटिया प्राणी है इस धरती पे, इंसान सबसे घटिया प्राणी है। हमारे लोग जो हैं, बुद्धिमान लोग ये कहते हैं कि इंसान सबसे बेहतर प्राणी है, उसको बना के भेजा। अब पता नहीं उसने अपनी बुद्धि पर क्या डाला क्या नहीं डाला, लेकिन अगर पर्यावरण का नुकसान अगर कोई जीव करता है तो केवल और केवल इंसान करता है। संग्रह करने का काम अगर कोई जीव करता है तो इंसान सबसे ज्यादा करता है। स्वाद के लिए किसी दूसरे जीव को मार देना, इंजॉयमेंट के लिए किसी दूसरे जीव को मार देना, यह केवल इंसान करता है। और जो करते हैं मैं उन्हीं को कह रहा हूं, जो नहीं करते वो नहीं है। लेकिन यह सबसे ज्यादा संख्या इंसानों में ही है ऐसा करने वाले लोगों की। इतनी बुद्धि होते हुए भी वो, कुदरत ने उसको एक जबरदस्त चीज दी, वाणी, बात करने के लिए। और इस वाणी का इस्तेमाल वो 99% लोग केवल झूठ बोलने के लिए करते हैं, सबसे बढ़िया अपना काम चलाने के लिए। जब तक हम लोग मौन बातचीत में रहे, इशारों की भाषा में रहे, तब तक क्राइम भी नहीं हुए। जो रिटर्न जब स्टेटमेंट्स आने लगी ना, तब से ही सारे के सारे घपले जितने काम है सारे रिटर्न होने के बाद ही शुरू हुए। वेदों के भी बारे में जब कहा जाता है कि ये तो श्रुति से चलते आ रहे थे, तो जब तक वो श्रुति से चलते आ रहे थे तब तक उनमें कोई कमी नहीं थी। लिखने स्टार्ट किए तो गड़बड़ हुई। लिखना इतना कमाल का निकाला आदमी ने। मेरा कहने का मतलब क्या है, जो मैं बात बता रहा था प्रकृति के काम करने का तरीका, इंसान 800 करोड़ के करीब हैं इस धरती पर। जितना कुल इंसानों का वजन है उतना ही इस धरती पर रहने वाली चींटियों का वजन है। पता है यह बात आपको? इस धरती पर चींटियां फिर इतनी ही पैदा होंगी जितना कि उनका वजन इंसान के वजन के बराबर हो जाए। यानी जितने टोटल इंसान रहेंगे उसके अनुपात में उतनी ही चींटियां पैदा होंगी। और इसका मतलब संख्या बहुत ज्यादा होगी इंसानों से। और नियम यह है कि इस धरती पर जितनी भी संसाधन और जितने भी जमीन हैं जो प्रकृति ने हमको दिया है, उस पर इस धरती के हर जीव जंतु का बराबर अधिकार है। बराबर जितना मुझे चाहिए और जितना एक चींटी को चाहिए और जितना एक चिड़िया को चाहिए, उसके हिस्से का उसका अधिकार है। और किसी कीट पतंगे को, किसी कीड़े को चाहिए तो उतना उसका अधिकार है, और जितना मुझे चाहिए मेरा। लेकिन गड़बड़ तब से शुरू हुई जब आदमी ने अपनी जरूरत से ज्यादा के ऊपर अधिकार करना शुरू कर दिया। वो भी रिटर्न ही होते हैं जितने कागज बने जमीना के, रजिस्ट्री भी सारी है, गड़बड़ है। घरों के ऊपर लोन तभी आया जब लाल डोरा टूट कर रजिस्ट्री हुई है, नहीं तो उससे पहले घर अपने अपने मालिक थे घर आके सब। कहने का मतलब यह हुआ कि आईडी जो बनती है और जो यूनिवर्सल लॉ में जो होता है वो ये होता है कि जब भी इंसान पैदा होगा वो इस धरती का मालिक बन जाएगा और एक खाता खुलेगा उसका, जो यूनिवर्सल मतलब उसका हिस्सा है और बराबर का हिस्सेदार रहता है। तो कुछ लोगों ने एक कानून बनाया और कानून की एक खासियत उन्होंने बताई ऐसा, मतलब जैसे वो हमको क्या बोलते थे कि भारत के लोग तो जो है ना, क्योंकि हम लोग क्या करते थे एक दूसरे से अगर हमने एग्रीमेंट करना है तो हमने कभी भी एग्रीमेंट्स रिटर्न नहीं किए थे। भाई मेरा यो किला तू बोले तो तू बोले, ये तेरा होगा तो तेरा होगा, मतलब जबान ही हमारा एग्रीमेंट होता था। हमारे कल्चर की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि हम जबान पे ही चलते थे और हमारी जबान नहीं जानी चाहिए, हम इस पे रहते थे। तो
जबानी एग्रीमेंट को इन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट्स में बदला जब सबसे पहली बार, तो जैसे कुछ एक सवाल आया था, उस सवाल का भी जवाब इसके अंदर आता है। दोबारा अगला सवाल है, मैं कई सवाल इकट्ठे ले रहा हूं, कहीं सोचो आप एक ही सवाल का जवाब इतना लंबा खींच दिया, अगले सवाल मेरे याद आ जाते हैं तो वो जुड़ जाता है इसके साथ में। अंग्रेज जो भारत में आए थे, उस भाई का सवाल था कि अंग्रेज जो भारत में आए थे उसका इजराइल से क्या संबंध है। अंग्रेज और मुसलमान दोनों के दोनों इजराइल से जब आए थे, एक्चुअली दोनों को इजराइल ही चला रहा है, और अमेरिका का पूरी दुनिया के ऊपर जो वर्चस्व दिखाया जाता है वो भी इजराइल का ही किया हुआ है। यानी वो खुद सामने कभी नहीं आते हैं, जो असली खिलाड़ी है वो कभी सामने नहीं आता है। जिस रॉथशिल्ड की बात, जिस रॉकफेलर की बात कहते हैं, वो ना कभी अखबार में आएगा, ना उसके बारे में कभी छपेगा, ना ये बताएंगे उसको वो कितनी चीजों का मालिक है। और लेकिन दुनिया भर की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जिसका भी ब्रांड आपको दिखाई दे टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर या किसी बैनर के ऊपर, अगर वो आपका लोकल किसी दोस्त का है, अभी नया नया उठ रहा है, तो थोड़े दिनों के बाद उसको भी कोई ऐसी कंपनी ले लेगी अपने आप ऑटोमेटिकली। आपका खर्चा 50 लाख हुआ, वो 50 करोड़ भी देने को तैयार हो जाएगी, 100 करोड़ भी देने को तैयार हो जाएगी, लेकिन वो ले लेगी। उसका कारण क्या है कि ऐसी किसी चीज पर वो आपका मालिकाना हक रहने नहीं देंगे जो आपका होगा। आपको कहेंगे, जैसे यूनिवर्सिटी होगी कोई, वो यूनिवर्सिटी कहेगी आइडिया के लिए आपको पैसा मिलेगा, फंडिंग मिलेगा। आपका सेमिनार होगा, आप आइडिया लेकर जाओगे, उस आइडिया पे आपको 3 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना प्लानिंग होगी उतना पैसा मिल जाएगा। उस पैसे से आप पैसा कमाओगे, गाड़ी ले लोगे, घर ले लोगे, 5 करोड़ उसकी वैल्यू हो जाएगी, फिर उसको 50 करोड़ में वही लोग ले जाएंगे। एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। ठीक है, आपको लगेगा कि मैंने आइडिया से 50 करोड़ कमा लिया, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपके दिमाग का इस्तेमाल करके आपने जितने लोगों का डेटाबेस इकट्ठा किया, आपने जितना कस्टमर बेस बनाया, जिंदगी भर के लिए वो आपसे ले गया। और अब आप पैसे की चकाचौंध में इतने डूब गए कि अब आप उस पैसे की दलदल में फंसते चले जाओगे, और वो आदमी कभी फिर पैसे की दलदल से नहीं निकल पाया, क्योंकि उस पैसे को लगा करके वो कहीं पर कर्जा लेगा, और जिसने एक बार कर्जा ले लिया बस फिर ले लिया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा 99% केसेस में कि वो उस दलदल से बाहर फिर निकल पाएगा। तो अल्टीमेटली वही लोग राज करते हैं, और उन्होंने ही सबसे पहले मुगलों को भेजा था पूरी दुनिया के अंदर, कि जहां जहां इस तरह की चीजें मिलती हैं। अब हमें बताएंगे भारत की खोज किसने की? हाँ देखिए, बोला वास्को डी गामा। खोज करना कोई खूरा था भारत, या भारत था नहीं उसके आने पहले? वो खोज उनके लिए की थी बेसिकली ना। हम तो थे, पहले से एग्जिस्ट करते थे, और उनसे पहले से करते थे हम। मैं वास्को डी गामा से पहले मुगल आ गए थे। कद आया था वास्को डी गामा? कोट पार रहा था। वास्को डी गामा खोज करने नहीं आया था, वास्को डी गामा तो बतान आया था कि याड़े से लेकर याड़े तक ऐसी ऐसी जमीन है इस एरिया के अंदर जिसमें सारे प्राकृतिक संसाधन है, मानस बीमार नहीं होंगे। इनका तो कल्चर इतना गजब का है कि इनका आके देखो तो इनके गांव में एंटर नहीं कोई कर सकता, बिना मतलब का कोई सिस्टम ही नहीं है। इनका तो इतना एक्यूरेट सिस्टम चल रहा है, और ये तो अब पता लगा है कि पूरी दुनिया के ऊपर इनका राज क्यों कर है। मतलब उस टाइम पर भी दुनिया में सिर्फ 2 ही इकोनॉमी थी, एक इंडिया और एक चाइना। मतलब एक भारत, इंडिया उस टाइम उसका नाम इंडिया नहीं था, जो भारतीय रीजन था एक ये, और एक चाइना, सिर्फ यही था। क्योंकि जितने संसाधन है हमारे पास ही हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा लोगों को सरवाइव करने के लिए हमारे पास संसाधन है। तो आदमी कितने हो जाओ, इस टाइम पे जितने मानस है ना, आप अपने घर पे अंदाजा ला के देखो भाई, अगर सरकार आपके साथ बेईमाना ना करे और जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं, और जो कंपनी को पैसा जा रहा है वो कंपनी को पैसा ना जाकर आपके गांव में ही पैसा घूमना स्टार्ट कर दे, तो आज जितने मानस आपके घर में रवे हैं उससे अगर 4 गुना मानस हो जाए तो आप भूखे मरोगे क्या? मर ही नहीं सकते हम। इस टाइम हमारे पास, धरती के पास इतने संसाधन है कि 800 करोड़ पॉपुलेशन है। अगर 2400 करोड़ भी हो जाए, 30,000 करोड़ भी हो, 3,000 करोड़ भी हो जाए, तो भी हम भूखे नहीं मरेंगे।
भूखा मरने का एक ही रीजन है कि 90% संसाधनों के ऊपर 10% लोगों का कब्जा है और बाकी की 90% पॉपुलेशन 10% में गुजारा कर रही है। वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, जो रिसोर्सेज का जो बंटवारा है, वो गलत बंटवारा इसका कारण है बेसिकली। और उस रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करने के लिए ही पेपल बुल आया था। पेपल बुल जब आता है 1392 में, तो वहां पर वो ये बोलते हैं कि इजराइल से पॉप ने ये पेपल बुल जारी कर दिया और इन भैया का जूत ना बजे, पुर्तगाल का और इसका स्पेन का। तो मैंने बोले कि भाई तू काम कर, ईस्ट ने थम देख लो, उड़ान पुर्तगाली भेज दिए, ईस्ट में पुर्तगाली भेज दिए और प्राण चला गया, हाँ स्पेन चला गया, ठीक है। अब वहां कह दिया कि भाई वो कोलंबस चला गया अमेरिका में, है ना, अमेरिका की खोज बोला किसने की थी, बोला कोलंबस ने करी थी। तो वहां जाकर के उन रिसोर्सेज को उन्होंने देखना स्टार्ट किया। आज अमेरिका का यह हाल है, जो अमेरिका का मूल निवासी है एक भी बचा नहीं है वहां, मतलब खत्म हो चुके लगभग। अब वहां सारा का सारा यूरोप आ लिया, सारा उसने हथियार उसके ऊपर कब्जा जमा लिया। भारत में भी उनका यही इरादा था। उनका पर्पस क्या था कि वो ये कहते थे कि हम परमात्मा के, यीशु के, ईसा मसीह के हम मतलब अनुयायी हैं और हमको सपने में पोप को सपने में यीशु ने ये कहा है कि पूरी दुनिया की आत्माएं तुम्हारी गुलाम हैं और तुम्हारा उनके ऊपर राज करने का पूरा अधिकार है, तो तुम जाओ और पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाओ और उनको अपने हिसाब से चलाओ। ऐसा करके एक पेपल बुल दे दिया। एक पेपल बुल मतलब एक एग्रीमेंट बना के दे दिया। ये एफिडेविट की तरह होता है, लीगल नोटिस की तरह होता है असल में। आज अगर आप डीसी को लीगल नोटिस भेज देते हो कोई, और लीगल नोटिस पे डीसी उसका कोई जवाब नहीं देता है, तो वो आपकी तरफ से डिक्लेरेशन हो जाता है। अगर आप आज डीसी को बोल दो कि मैं तुम्हारे दस्तावेजों से अपने आप को मुक्त करता हूं और ये एफिडेविट है, मुझे तुमसे कोई लाभ नहीं चाहिए, तो कल से मैं अपना जो दस्तावेज है, मेरी ड्राइविंग लाइसेंस अगर किसी ने देखनी है तो ये मेरा प्राइवेट दस्तावेज है, ये मैं इसका मालिक हूं, और मेरा लाइसेंस किसी को देखना है तो मैं उससे 50,000 रुपया एक बार 1 मिनट देखने का लूंगा, तो ये मेरा अधिकार है। और चिट्ठी भेज दो और डीसी उसका कोई रिप्लाई ना करे 28 दिन तक, तो वो मेरा दस्तावेज माना जाएगा कि मैं उसका मालिक हूं। जैसे आपको लीगल नोटिस अगर मैं भेज दूं, वकील जो बैठे हुए हैं वो जानते हैं इस बात को, लीगल नोटिस को अगर मैं किसी को भेज देता हूं और सामने वाला आदमी अगर उस लीगल नोटिस का जवाब नहीं देता है, तो जो नोटिस देने वाला आदमी है उसकी बात को कोर्ट सही मान लेता है कि अब जो है इसने जो बोला है ये सही है और सामने वाला गलत है, तो इसको न्याय देना पड़ेगा। तो ये पेपल बुल जब जारी किया वहां से, वेटिकन से पोप ने, तो पुर्तगाल से वो वास्को डी गामा लेकर आ गया और उसने आके हमारे लोगों को एक कागज दिखाया कि देखो पेपल बुल जारी किया है परमात्मा के बंदे ने। हमारे लोग परमात्मा को मानने वाले लोग थे। हमने कहा भाई परमात्मा ने भेजा तो के नाटांगे, तू आजा, अतिथि देवो भव है ठीक है, अतिथि देवो भव है भाई, हमारा तो अतिथि खातर आप तो कुछ भी करने तैयार हो जाया करते। और उस भावना का उन्होंने गलत तरीके से लाभ उठाया। वो सारा का सारा गेम वहां से चालू होता है। उस पूरे गेम प्लान को उन्होंने बड़े अच्छे से अपनाया और हम लोगों को धीरे धीरे दस्तावेजों के अंदर डाल दिया। चाहे रुपए का मसला हो, सिद्धांत तोड़ने का मसला हो, कानून बनाने का मसला हो, जमीनों पर अधिकार करने का मसला हो, जंगलों के कानून बनाने से लेकर खेतों के कानून बनाने के बाद अब गांव के कानून तक आ गए कि गांव की जमीन का भी कानून बना दें, उसको भी कागजों में ले आए ये लोग। तो आईडी जो भी है वो महा खतरनाक है, क्योंकि उन्होंने पहले आईडी बनाने से पहले उन्होंने समाज को गंदा, करप्ट, चोर, लुटेरा और आतंकी साबित किया कि भाई को भाई मार रहा है, भाई को भाई काट रहा है, उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है, एक दूसरे को जीने नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे का जीना मुश्किल कर रखा है। इससे बचने के लिए हम तुमको आईडीज दे रहे हैं। पहले वो ऐसा माहौल बनाएंगे
पहले वो ऐसा समाज बनाएंगे, उसके बाद आप खुद से मांगोगे। जैसे टीवी में पहले आतंक बना कि एक वायरस आ रहा है और उससे बचने के लिए तुमको एक दिन कम से कम घर में रहना पड़ेगा, उससे साइकिल टूट जाएगा उसका। तो जब लोग एक दिन घर में रहे तो जितकी घरवालियां परेशान थी कि आदमी घर में नहीं घुसता है, जब वो सारा दिन घर में बैठा रहा तो न्यू बोली यू तो 5-7 दिन का और लगना चाहिए, यू घर में तो रह लेगा कम से कम टिक के मानस मारा। फिर यू ने सोचा टिक, फिर अगले दिन का 21 दिन का लाग गया तो सबके घर में उस दिन तो पकोड़े बने, मौज होगी भाई, ये बाहर नहीं जाना। मतलब हमने खुद अपनी आजादी को सरेंडर किया, रीजन कोई भी रहा हो, मतलब कारण कोई भी रहा हो, चाहे हम थक चुके थे, चाहे हम अपनी उस भागदौड़ की जिंदगी से परेशान हो चुके थे और उस 2-4 दिन में हमने महसूस किया कि यार ये घराड़े भी अच्छे मानस हैं, देखे तो घर 2-3 दिन रहे, पिछले पता लग गया कि घर के भी ठीक मानस है। तो मैं तो वो बुरा कहा। तो वो आईडीज जो हैं, इसी तरह से जो मैंने आपको बोला कि जो भी आपके ऊपर उन्होंने लादना होगा कोई भी कानून, उससे पहले वो माहौल बनाएंगे कि आप खुद से ही अपने आप अपने ऊपर वो कानून लादने के लिए सरकार को कहें कि आप ऐसा कर दो। जैसे किसान को इतना मजबूर कर देंगे, अब ना उसके पास बेचारे के पास खेत में पशुधन बचा, ना खेत में काम करना उसके पास बैल उसका साथी बचा, जमीन उसकी इतनी हार्ड कर दी कि बिना बड़े ट्रैक्टर के वह पाट दी नहीं, अब उसके लिए ज्यादा डीजल लगेगा। तो अब खेत में काम करके राजी नहीं, राजी तो सारे हैं भाई, काम करके गोड्डा में जानने कौन रही कबाड़ खुआ दिया सारा का सारा, शरीर में काम होता ही को नहीं, बनता ही नहीं, राजी का क्या मतलब हो गया, तो बस की बात ही नहीं रही। आपको इतने सालों से 40 साल से केमिकल खुआ दिया, वो थोड़ी बचा। तो अब किसान मजबूर हो गया कि खेती करेगा तो खेती में खर्चा तो ज्यादा होगा, लेकिन जब वो फसल बेचने जाएगा तो आमदनी उसकी कम होगी, तो खेती घाटे का सौदा हो जाएगा। लेकिन पुरखों की बात याद आएगी कि जमीन बेच दी तो बट्टा लग जाएगा, तो फिर घर बैठे बैठे वो मतलब ऐसा करके दुआ मांगेगा कि हे भगवान, या जमीन एक्वायर हो जाए तो बढ़िया, ये जमीन एक्वायर हो जाए तो अच्छा, बट्टा तो नहीं लगेगा, कम से कम रेट तो ठीक मिल जाएंगे यहां एक्वायरिंग के। तो वो 30 लाख की बजाय फिर 40 लाख में किला, फिर 50 लाख में, फिर वो उस टाइप से, और फिर वो खुद ही मांगेगा। और एक बार जमीन से हाथ खो दिया, धो दिया तो बस धो दिया, बस फिर तो उसके पल्ले कुछ बचा ही नहीं। तो ये आईडीज का जो खेल है, ये पूरी तरह से आपको डेड एंटिटी बनाने का खेल है। अब एक बात समझो, आप कई लोग नो कह रहे थे, मेरे तो एक साथी आया था, ये भाई बैठा था, इन्होंने कहा जी आप करना क्या चाहते हो, हम जानना चाहते हैं। भाई मैंने बेरा ही नहीं, तू पूछ के ना किस्त बतावेगा है, मैंने क्या पता भाई। तो एक काम कर ले, आप साथ में ला के काम करांगे, मैं भी देख लूंगा यो मानस इतनी बात समझण का है तो उससे इतना बताया जाओगा कि हम न्यू करांगे। लेकिन जब सोचो एक बात कि जब मैंने न्यू बेरा है कि यो आईडी कितनी खतरनाक है, तो अगर सच में देश आजाद करना होगा तो कागजात भी आजाद करना पड़ेगा ना इन अंग्रेजों के। जब अंग्रेजी भाषा का पता लग गया तो भाषा ते भी आजाद करना पड़ेगा। अब जिस जिस बात का पता चलता जाओगा कि यह चीज खतरनाक है मेरे गांव के लिए, मेरे घर के लिए, भाई अगर जब पढ़ लिख के बालक अपना गांव छोड़ के, अपनी जड़ छोड़ के कितने बाहर जावे है और उसकी ऐसी तैसी होवे है, और अनपढ़ रह के वो अपने गांव में रहे, तो अनपढ़ बढ़िया, अपनी जड़ा में रहे। तो अगर पढ़ लिख के तलाक ज्यादा हुए और अनपढ़ा का परिवार बसा रहे तो अनपढ़ बढ़िया है। जब पढ़ लिख के ने चोरी ठगी सीखा आदमी, और पढ़ लिख के ने अगर सारे उल्टे काम पढ़ लिख के करे, मोबाइल में सारी अश्लील वीडियो पढ़े लिखे नए बेरा लागे, क्यों कर बने, क्यों कर डले, और क्यों कर देखी जाओ, क्यों कर उसमें अपलोड हो, क्यों कर आगे वायरल हो, ये तो पढ़े लिखे नए बेरा लागे, तो इससे बढ़िया तो अनपढ़ है। जो अनपढ़ आदमी सारे गांव की छोरियां ने अपनी बेटी बाण मानदा हो, और पढ़े लिखा आदमी अपनी चचेरी बहन पे भी गलत नजर रखता हो, तो अनपढ़ बढ़िया भाई उससे तो। जो अनपढ़ आदमी तो टीरी के अंडा ने भी देख के ना, ओड़े को भी ट्रैक्टर नहीं बांधा, ओड़े को भी अपने हड़ ने दूर लेके जावे कि ना टीरी के अंडे पड़े, और पढ़ा लिखा आदमी न्यू कहे तू मुझे कैसे रोकेगा, मैं चाहे कुत्ता खाऊं चाहे सूर। तो इसे से पढ़े लिखे थे तो बढ़िया अनपढ़ है कि नहीं। तो जब जोनसी चीज
मारी पढ़ाई में ई मारते ए फॉर एप्पल सिखावे, ए फॉर ई फॉर एग सिखावे, संडे हो या मंडे बोला रोज खाओ अंडे। इसे मास्टर का मारने चाहिए रोज डंडे। लेकिन फिर आपने बेरा तो कम से कम हमारे बालका के दिमाग ने किस तरह से प्रोग्राम करे हैं, ये प्रोग्रामिंग एजुकेशन के जरिए चलती है। अब यह एजुकेशन जब आप गांव में को बदलना चाहते हो तो गांव के लोगों ने तो इतनी समझ होनी चाहिए कि भाई एजुकेशन बदलनी क्यों जरूरी है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, सियाने लोग हैं, किताब उठा के देखियो पहली क्लास की किताब में आपके बच्चे के दिमाग को पहली छोड़ो, नर्सरी में यूकेजी एलकेजी की किताब देख लियो। उस किताब में यो है मार दो रहेगा दे साथी का नंबर आवे मारते नु का डॉक्टर साहब घर वाले नु का है पर आईडी बनवा लो फटाफट नु कह रहे हैं अग यो जो बड़का का छोटे टाइम पे इंजेक्शन लगा रहे इनके ये बनवा लो और बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लो। फिर नु का फिर कोई काम नहीं होने का, मका के काम नहीं होने का, बोले एडमिशन नहीं होने का, मका 2026 में गुरुकुल खोलांगे आप। उस 26 वाले गुरुकुल की मैं ले वह जाएंगे जिनका कोई कार्ड ना बन रहा, ठीक है। तो जिस पे कोई कागज नहीं है वो हमारे पास होगा, बात खत्म, रोड़ा होगा भाभी तो हो गया जी बस ठीक है बात बोल। बोला जी और नुकसान के मां और कोई नुकसान नहीं। बोला फिर बालक पढ़ना लिखना नहीं सीखा है, मगर पढ़ना लिखना के सिखाना तने पढ़ना लिखना, ए फॉर एप्पल सिखाओगा, बी फॉर बस सिखाओ या कुछ, बोला ना कुछ और पढ़ना, मैं कुछ और पढ़ना, मैं किताब ला ठा के ने वो किताब लाया ठा के उसके घर जा रहे थे तो वो अपने छोरे की किताब लाया जो उन्हें पढ़ना सिखाया था। वो कुछ उसकी ग्रेड की थोड़ा सा अपर लेवल की भी ठा रहा था, उसमें फोटो थे। ये मेरे एक्सपेरिमेंट के दौर की बात बता रहा हूं मैं। फोटो थे, उस फोटो के ऊपर उसमें फोटो लग रहे थे जो नहीं पछाना करे भाई बताओ दर्जी कौन है, फार्मर कौन है, फोटो नहीं हुआ कहीं सारे बच्चा उस पर निशान लाओ, फार्मर पर निशान लाओ कौन सा है, इसमें दर्जी कौन है। तो मैंने क्या करा उसमें मखा तू एक फोटो ले अपनी, और एक अखबार पड़ा था बाय चांस की बात है, वो अखबार पे तड़ी पार का फोटो छप रहा था। तड़ी पार तो समझते हो ना, वो तड़ी पार का फोटो मतलब मुंह काट के मैंने और उड़े चेप दिया उस पे उसकी किताब पे, और फिर उसकी फोटो मंगा ली मैंने। उसकी फोटो में तभी उसका मुंह काट के उस मानस का जिसकी मैं बात कर रहा था वो चेप दिया उड़े, ठीक है बात। फार्मर वाली जगह पे जड़ा वो किसान था ना, किसान के था बैल बांध लाग रहा था, बैल थे उसके पीछे हड़ था उसके हाथ में, और उसकी फोटो तो चेप दी मैंने उस किसान के मुंह पे, उसके पिताजी की तो, और तड़ी पार की चेप दी मैंने एक कोट पैंट पहना हुआ मानस था उस पर, और मैंने वो छोरा बुला लिया, मैं कहा देख तेरी मैडम ने के सिखा रखा मैं वो बताऊंगा। उस तो बड़े बालक की बात बता रहा हूं मैं, छोटे बालक की टेंशन हो रही थी, उसने बड़े के तो सारे कागज बना रखे थे, उसकी कोई टेंशन नहीं थी। छोटे वाले केस में उन्होंने मेरी बात सुन रखी थी, तो उसने न्यू बोला, मैं बोला उस छोड़े थे, मखा उरे ना बेटा आया, मखा इसमें तो जेंटलमैन बता कौन सा है। सोचो आप उसने किसके लाया होगा हाथ, तड़ी पार के लाया उन्हें हाथ, क्योंकि वो कोट पैंट पार रहा था। हमारे यहां जेंटलमैन किताब में पढ़ाया जाता है, व्यवहार में नहीं पढ़ाया जाता कि जेंटलमैन कौन है। बस जिस तरह की पढ़ाई हमारे को ऐसे पढ़ाई जा रही है, बस यह हमारी आईडी का काम है। आईडी पहचान के लिए नहीं है, आईडी कंट्रोल के लिए है। पहचान के लिए इतना बतेरा, जब मना कह दिया ये मेरा छोरा है तो है, मना कह दिया ये मेरा चाचा है तो है, क्यों जी। आईडी के लिए तो गांव के नंबरदार ने कह दिया हाँ भाई ये नफे का छोरा है, इसका नाम देवेंद्र है, बात खत्म, स्टैंप मार के दे दी। हां यह कानून बनाया जा सकता है कि अगर मैंने गलत इंफॉर्मेशन दे रखी है, चाहे मैंने 6 साल की सजा दो, लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरी आमदन 50,000 है तो है, अगर गलत है उसने पकड़ के जेल में डालो, अगर उसने गलत कही है तो उसके लिए तो मानते हैं। लेकिन अगर मेरी बात को मानने से पहले आप ये कहते हो कि तू तो गलत इंफॉर्मेशन देवेगा, तू तो चोर है, तू तो झूठा है, ये तो मेरे अस्मिता के ऊपर, मेरे आत्मसम्मान के ऊपर, मेरे अस्तित्व के ऊपर सवाल है ना बेसिकली। तो आईडीज जितनी भी बनी हुई हैं ये मेरी अस्मिता के ऊपर और मेरी अस्तित्व के ऊपर सवाल लगाने के लिए ही बनाई गई है। और मैं अगर पैदा हो गया हूं तो मैं यहां एग्जिस्ट करता हूं। अगर आप अपनी धोती, अपनी पगड़ी और अपने पहनावे को मानते हैं
तो आपको किसी भी आईडी की जरूरत नहीं है, किसी भी आईडी की। यहां मैंने पता लगा 2 सिख भाई हैं आए हुए, हाथ खड़ा करेंगे। 2 सरदार भाई हैं, इन ये अपनी बात का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे। मैं एक बात बोलूंगा, सिखों में निहंग होते हैं, निहंग सिख होते हैं, वो अपने सब मतलब उसको गुरु की फौज बोला जाता है। वो गुरु की फौज, अपने गुरु के उस पुरानी परंपरा को मानने वाले लोग हैं। किसी निहंग के पास एक भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जी, उन्हें बनवा रखा अपने शौक में तो बेशक से, वरना निहंग से कोई सरकार का आदमी कोई कागज नहीं मांग सकता, क्योंकि वो निहंग है, वो गुरु की फौज है, वो परंपरा को फॉलो करने वाले लोग हैं। परंपरा को फॉलो करने वालों के ऊपर अंग्रेजों का कोई कानून लागू नहीं होता। और कोई वकील भाई है तो जाके आप ट्राइब्स को एक अलग से मिले हुए जो अधिकार हैं उनके ऊपर सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि ट्राइब्स का मतलब क्या है, कि जो लोग अपने पारंपरिक परिभाषा मतलब उसको परिधान को जिन्होंने नहीं छोड़ा है, अपनी धोती, अपनी पगड़ी, अपनी भाषा और अपनी कल्चर, ये ना छोड़ो, आपको किसी आईडी की जरूरत नहीं है। और इन्होंने आईडीज को लागू करने के लिए ही आपके बच्चों को गांव से विस्थापित करना चालू किया, उनके पारंपरिक परिधान को छुड़वाया, औरतों के दामन छुड़वा दिए, उनको दूसरी ड्रेस पहनानी स्टार्ट कर दी, आदमियों को यह कुर्ते पजामे पहनाने स्टार्ट कर, यह धोती छुड़वा दी, हमारी पगड़ी बंद करवा दी, और सारे कल्चर सबने। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे देश के अंदर सारे लोग एक ही भाषा बोलें, एक ही पहनावा पहने, एक ही सिलेबस पढ़ें, एक ही सीबीएसई का बोर्ड यूज करें? समझ रहे हो ना बात? वन वर्ल्ड वन जो सवेरे डॉक्टर साहब बताने लग रहे थे, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की दिशा में काम है ये। तो ये धीरे धीरे होता है और हमारे समझ में आ गया तो ये हम देख लेंगे करना क्या है। भाई अगर अपने को गलतियां पता लग गई कि ये गलतियां हैं, ये गलत है, ये सही है, उसके बाद अपना ठीक करना तुम्हारे हाथ में है। हां, सबको समझाए बिना ठीक करने लगोगे तो टूट जाएंगे, बस ये ध्यान रखना। बिना समझाए नहीं रुकना, इतना थकना ही नहीं, बस रुकना ही नहीं। चाहे किसी के समझ में आओ चाहे ना हो, बोल दे जाओ, बोल दे जाओ, बोल दे जाओ। थोड़ू में कहेंगे के 4 मानस के पागल हो गया, फिर कहेंगे तुमने कौन पूछा है, फिर कहोगे थारी कोई मानदा नहीं, फिर कहोगे भाई बात तो तू ठीक कव है, फिर कहे बात तो ठीक है पर कोई मानदा नहीं, फिर कहे चल थोड़े है तो मानने लागे, फिर कहे ना कुछ तो मानना है, फिर नु कहा भाई बात जमा जायज है, फिर कहूंगा भाई चोखे मानस हो गए, भाई तरीका इतने मानस कहने लग रहे तो बात ठीक की होगी, फिर मान लेंगे, है ना। तो ये बापा देख लो किस पोजीशन में है, आप अपने मोहल्ले में किस पोजीशन में हो, पागल आले में हो, बस शुरू करे हो। ठीक है ना, तो ऐसे ही चलेगा ये। हमें अपनी ट्रेनिंग में बहुत लोग मिलते हैं ऐसे जो ये बताते हैं कि हम आपको पागल समझते थे, मकाई बर बुझाई हमने लोग सोच वो हमने शाड़ा सोचने लग गया, मार पे सवाल पूछा ने लोग पागल कब है। तो मैं जिस 7 साल पहले जिस पोजीशन में था तू ही बोड़ा है, तो तू समझ ले ई बापा इतने सारे साथी हैं, तो तू 2-4 महीना में तो ही बाहर लेगा थोड़ा और ऊपर। तो ऐसे करके हमको बात समझ में आती जाएगी, आप चलते जाएंगे। तो ये जो अंग्रेजों का जो शासन था, बेसिकली ये वहीं से चला हुआ कंट्रोल था। ये बात अपने को हमेशा याद रखनी है कि जो इजरायली हैं और मुसलमान हैं और अंग्रेज हैं, ये एक ही हैं। अगर कोई मुसलमान को अंग्रेज को अलग रख रहा है तो वो गलती कर रहा है, क्योंकि वो उस बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहा कि मुसलमानों को भेजने वाला भी इजराइल ही था। क्योंकि यहूदियों का पूजा करने का स्टाइल और मुसलमानों का एग्जैक्ट है, डिट्टो यूं का यूं। उनका मतलब हाथ धोने से लेकर, खाना खाने से लेकर, अपने घर में रहने से लेकर, अपना व्यवहार से लेकर, हर चीज डिट्टो है न्यू कानू। परमात्मा को मानने का, उनके जो भी उनके पूजा अर्चना करने का, सब एक ही है। तो वो ऐसे हैं जैसे एक बाप के 2 जाए और दोनों के दोनों मतलब 2 रेडी खोल कर बैठ जाए, ठीक है ना। 2 रेडी खोल रहे अपना मतलब अपना चलान लाग जाए। एक पे पूछे के रेट है, अंगूर के रेट है, अगला 100 रुपये किलो, सावरा। अगले पे पूछे के बा है, 95, तो ठीक है।
उन्हें बेरा अगो फिर थोड़ी बार में जी वो खाली सा होने लग गया, कहते उरा अंदर तेरा इन ठा कहना है, फिर उरा अंदर ले, वो दोनों भाई हो एक के करते हैं, उन्हें सारी दुनिया एक ने ठीक मान दी रहा, एक ने खराब मान दी रहा। तो यही है काम इनका। तो यहाँ अपन ने बकाई रखे हैं जो कर सरपंच के इलेक्शन में सरपंच जो है वो दुखी हो गए लोग बाग, और गांव में सलाह बन गई अकीब के सरपंच नहीं बनन देना भाई। अगर अच्छा रहे बेरा सरपंच ने भी लाग लिया, और गांव वाले खिलाफ हो रहे हैं, गांव वाले खिलाफ हो रहे हैं, तो तड़के तड़क गाड़म गाड़ा बुरा हाल हो रहा दोनों भाइयों का, सरपंच का और उसके भाई का। सरपंच का भाई ने तना लूट लिया सारा देश, तना खा लिया, तने तुम मन भी खान लाग रहा, तना मेरा भी नाश कर दिया, कुआड़ी ठा ली, उन्हें फाड़े ठा लिए, लट ठा लिए, गाड़ में लिकड़ाए, पड़ोसिया ने दोनों भाई पकड़ पकड़ क्या हो गया किस आने सारा गांव खा लिया, मेरे घर ने भी लुटन लाग रहा। अच्छा रहे न्यू कुकर के बोला जिन्हें तो कतिये जमा नाश कर दिया। और बोला ये लाऊं मैं बुला कर मिस्त्री का फोन कर दिया, मिस्त्री आ गया, घर के बीच में दीवार आ गई, सारा गांव सोच रहा बस सरपंच के भाई की लड़ाई कसूती बाजगी। चुनाव आए रहे थे नजदीक में, सरपंच का भाई बोला इसी तीसी करनी है इसकी, और मैं लड़ूंगा चुनाव, इन्हें देखांगे सरपंच सर। सारा गांव बिराजो, अब इनकी दोनों की बाजरी बड़ी आई का सारा गांव झुक कर सरपंच के भाई दो रहे, सरपंच का भाई विजयी, और रात ने दीवार घेर के दोनों तार मिला ले समझ गए है? जब पता करना हो कि देवेंद्र के बारे में क्या सोचा है तो उससे जाकर नहीं, बहुत बुंड आदमी भाई आपको बता देगा क्या सोच रहा है देवेंद्र नहीं समझे? सिंपल सा फंडा है, कोई टेंशन नहीं। ये सब जो राजनीति करते हैं इसका समझ में मारा भी आ रहा, इनकी जड़ पाड़न के सारे तरीके मार दो रहा है, पर मार दो मानसा की कमी रह रही समझने वाले मानसा की कमी रह रही, उसने इकट्ठे करने लग रहे, इन देख तो लेंगे इन सरपंचा ने सारे ने ठीक है ना। चाहे सरपंच हो चाहे मल। जैविक खेती के बारे में क्वेश्चंस थे कि जैविक खेती कैसे की जाए, हम इस पे सवाल करने के लिए आए थे कि पहली बार जहर मुक्त खेती कैसे करें, तो वो शायद सुनील अपने वक्तव्य में बताने में चूक गया, मैं आपको बता देता हूं। पूरा लगभग 3 से 4 घंटे का सेशन है सुनील भाई का, और वो काम आएगा आपको जब आप गेहूं काट लोगे, और गेहूं काटने से लेकर अगली फसल बोने के बीच में जो 2 महीने खाली पड़ा रहता है खेत, 2-2.5 महीने में, उस टाइम में असल में क्या है कि लोग बाग क्या सोचते हैं कि रासायनिक खाद डालना बंद कर दिया और गोबर की खाद डालना शुरू कर दिया, वही जैविक खेती होती है या वही प्राकृतिक खेती होती है या उसी को ऑर्गेनिक बोलते हैं। ऐसा नहीं होता। जो हम रसायनों से जो हम डालते हैं, रसायन जब हम खेत में डालते हैं तो वो रसायन किन किन पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। जमीन को 18 पोषक तत्व चाहिए, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स जितने भी डीएपी यूरिया वगैरह आता है उसमें 2-4 जो पोषक तत्व हैं उन्हीं की पूर्ति होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश वगैरह की आती है, वही डालते हैं हम उसी से। और बाकी के पोषक तत्व जो हैं वो नहीं डाल पाते, तो जमीन की जो ताकत है वो कम हो जाती है। जो अगर आप प्रोटीन खान दे रहा है ना, वो मैंने कल भी बताया था, कैल्शियम ना खावा, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन ना लेवा, वसा ना लेवा, घी तेल ना खावा, तो वो अलग अलग डिफेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी के अंदर। ऐसे ही शरीर और वैसे ही जमीन के अंदर है। तो प्राकृतिक खेती करने से पहले, जैविक खेती शुरू करने से पहले उस जमीन को पोषण देना जरूरी है जो उन रसायनों से हम दिया करते थे। ठीक है ना, समझ गए ना आप बात? तो जितना नाइट्रोजन हमको चाहिए, जितना वो पोटाश चाहिए, फास्फोरस चाहिए, वो जो और भी खनिज चाहिए, जिंक, जितना कड़ी मतलब उसमें नूनी ज्यादा हो रहा, कड़ी कम हो रहा, किस तरह की मिट्टी है, उस सारी के ऊपर उसका पोषण अगर हम ठीक कर देंगे तो उस पोषण के बाद वो सारे लायक देखने। हाँ, ये जो लाइनें हैं ना, ये आप बचपन से देखते आ रहे हैं ना, ये बचपन से देखते आ रहे हैं। और हमें लगता है कि ये जहाज के पीछे का धुआं है। ये जहाज के पीछे का धुआं नहीं है, ये प्रोजेक्टेड केमिकल्स हैं। जैसे बम डालता है कोई भी सेना का आदमी, और किस जगह पर डालना है उस एंगल से डाला जाता है, तो इनको किस एरिया में किस शहर को प्रदूषित करना है, किस शहर की हवा को जहरीला बनाना है, उसके लिए ये केमिकल्स डाले जाते हैं। आमतौर पे ये डालने के बाद में ऊपर जो बादल हैं, बादलों के आसपास ये संघनन प्रक्रिया शुरू करते हैं। वहां की आसपास की धूल, मिट्टी और पानी को ये संघनित करके अपने साथ अटैच करके नकली बादल बनाते हैं। ये
बादल को बाद में टेम्परेचर वेरिएशन से बरसाया जाता है। तो जहां पानी की जरूरत कम होती है वहां ज्यादा बरसा दिया जाएगा, वहां बाढ़ ला दी जाएगी, और जहां बारिश की जरूरत है वहां बारिश नहीं होने दी जाएगी। इसको हार्प टेक्नोलॉजी बोलते हैं, HHARP। हाँ देख रही हो कि देखना तो मैं कई साल हो लाग रहा मैं तो देखना, फिर ऊपर जाकर पकड़ूगे। पता नहीं कौन से केमिकल हैं। बेसिकली हवा की आर्द्रता कम करने वाले, ज्यादा करने वाले अलग अलग केमिकल्स होते हैं। कि अगर आपको उस हवा का, उस शहर की हवा के अंदर आंखों में जलन पैदा करने वाला केमिकल डालना है, बारिश कम होने वाला डालना है, बारिश ज्यादा होने वाला डालना है, या वहां की फसलों के ऊपर आपको कोई ऐसा केमिकल डालना है जो उसका पौधा जो है वो सोख ले और बाद में वो बच्चे जब खाएं, जो भी आदमी खाएगा, बेसिकली आप बीमार करना पर्पस हो, परमानेंट आप कस्टमर रहने चाहिए फार्मा कंपनीज के। तो उसके लिए वो जो भी प्रयास बनता है, आप अस्पतालों से नहीं लोगे उनकी दवाई तो ये आपको हवा के जरिए दे देंगे, उससे भी नहीं लोगे तो जो पानी की सप्लाई आती है उस सप्लाई में दे देंगे। जो वाटर वर्क्स में काम करता है बच्चा आपका, जो आपके गांव का बच्चा अगर किसी पानी की टंकी वाले उसमें काम करता है, उससे पूछना, उनको केमिकल दिए जाते हैं बकायदा, और उस पानी की टंकी के अंदर ना एक छोटा सा वाल होता है, बस उसमें डाल दो तो वो हल्का हल्का एक एक जो मतलब ग्राम जो केमिकल है वो पानी में मिलता रहता है। तो इस तरह से वो पूरा पानी में मिलता रहता है। वो क्या केमिकल है वो आपको भी नहीं, देखो वो तो आपको कहा जाता है क्लोरीन है, वो तो आप कौन सा लैब खोल के बैठे हो कि आपने जांच लिया वो सच्ची में क्लोरीन है। बाकी वो जो आपके कुओं में डाला जाता था, जब आपके कुएं हुआ करते थे, कुएं में पहले डॉक्टर आकर के उसने पानी में साफ करने की दवाई डाला करते, फिर आपके बड़का के गुमड़े हो जाया करते, छोटे छोटे बच्चे आ गए, ठीक है ना। मतलब उससे आपके समझ में नहीं आया कि जब भी डॉक्टर आपके गांव में आया उसके बाद बीमारी आपके गांव में आई, सीधी सी बात है यार। टीवी जब आया तो आपका कल्चर खराब हुआ, सरकारें जब आई तो देखो, पुलिस आपके गांव में आई तो गांव में चोरियां होनी शुरू हुई, सीधी सी बात है ना। नेता आपके गांव में आया तो आपके गांव में नशा मिलना शुरू हुआ। नशे के कारोबारी लगभग ये सत्ता में बैठे लोग ही हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं। तो किसी ना किसी के जरिए, आप ही के आदमी के जरिए ये सारा खेल मतलब रचा जाता है। इस खेल को समझने के लिए हमको 24 घंटे अपने आंख कान नाक खोल के रखना पड़ता है, मतलब अपने आप को कुत्ते वाली पोजीशन पे रखना पड़ता है कि सूंघ ना पिटना पड़ता है। ये क्या मतलब, मैं वो शुरू से में जब हम मिलते हैं ना, जब किसी साथी को मिलते हैं तो पूछा करते हैं एक लाइन का, इसका षड्यंत्र बता भाई। अगर ये बिल्डिंग सीमेंट से बनी हुई है ना, ये भी षड्यंत्र है, समझ गए आप बात। मतलब ये एसी लगा हुआ है, ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है। आपके घर में गैस आ गई है, वो भी षड्यंत्र का हिस्सा है। मतलब आपका चप्पल आपके पैर में आना भी षड्यंत्र का हिस्सा है। अब ये बात पढ़े लिखे आदमी को, 100 कॉल्ड पढ़े लिखों को कैसे समझा दोगे भाई? मतलब वो तो पागल ही गएगा ना यार, वो तो नहीं, यार इसका तो दिमाग से टकरा है। मतलब न्यू थोड़ी आगरे के एक लाइन में जाम है भी होगा उसमें षड्यंत्र है भाई। हमारा यहां नंगे सिर बैठना षड्यंत्र का हिस्सा है। पगड़ी रखो, बाल कटवा कर रखो। मेरा दादा कहा करता, फौजी वाली कर दे, सारे छोटे कर दे, एक के लाने वाला सारे छोटे कर दे, सारे छोटे कर दिया, अपना सिर बांध कर रखो। सिर पे बंधा होना, ये मौसम इतना गजब का है हमारे पूर्व को, कितनी बढ़िया चीज थी यार वो सिर। एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम सर्दी में अगर कोई चीज आपको बचा सकती है जो बिल्कुल हेल्दी रखेगी तो वो आपका सिर का ढका होना है, और उसके लिए उन्होंने ऐसा कल्चर बना दिया है। और एक बात बता दे, वो अपने आचार्य जी भी बताया, अगर चल दिया ना सड़क के ऊपर रख देंगे, इनकी वो देखो पगड़ी देखो उनकी, चाहे लाठी चार्ज में कितने लठबाज जो सिर पे नहीं होगा कुछ बाकी कितने कुछ हो जाओ, और सिर बचा रहेगा तो कुछ भी कोई टेंशन नहीं जी उनमें तो लाला लाजपत राय दिखा समझ गए। तो अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, अपार आईडी के बारे में बताएं। अपार आईडी बेसिकली क्या है? आपके बच्चों को जिंदगी भर पढ़ाई करते समय सारे डॉक्यूमेंट लेके नहीं चलने पड़ेंगे। देखो कमाल की बात, ये आपको बड़ा खूबसूरत तरीका बताते हैं आपको लपेटने का। आपका आधार कार्ड पूरी तरह से अपडेटेड है
और आपके चेहरे के साथ पूरा सिंक्रनाइज्ड है, तो एयरपोर्ट पे आपको स्पेशल सुविधा मिलेगी डीजी यात्रा वाले। डीजी यात्रा, डिजिटल यात्रा। उसमें क्या करना है, आपने जाके कैमरे के आगे बस खड़ा होना है। कैमरा आपके आंखों के आइरिस को रीड करेगा, उसको आपके आधार के साथ कनेक्ट करेगा। आधार के साथ आपके सारे कागज जुड़ रहे हैं, खाते में कितने पैसे हैं, आपका जो आपका पासपोर्ट है उसका नंबर क्या है, वीजा आपका कहां का लगा हुआ है, टिकट आपकी कहां की है, लोकल जा रहे हो, डोमेस्टिक जा रहे हो कि इंटरनेशनल जा रहे हो, कहां की टिकट है, कौन सी फ्लाइट है, कितने बजे की है, आप कौन है, कहां से टिकट कराई थी, और अभी इस वक्त आपके क्या क्या, मतलब सारी डिटेल्स जो आपके आधार के साथ जुड़े वो सारी आ जाती हैं सिर्फ आंखों, चेहरे को वहां रखने से। चेहरा रख दिया, आपने कोई लाइसेंस लेकर जाने की जरूरत नहीं, कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं, कोई पासपोर्ट लेकर जाने की जरूरत नहीं, आपने कुछ लेकर नहीं जाना, बस अपना चेहरा दिखाओ। तो शाने लोग तो अब कमाल है भाई टेक्नोलॉजी का, गजब हो गया भाई, कुछ नहीं ले जाना पड़ता, कागज की जरूरत को नहीं होती है। तो यह बात तो हम कहने लग रहे कागज की जरूरत को नहीं है, उनके कंट्रोल में आकर ना उड़े जाओगे, शुरू में कह दो नाम तो बढ़ा दे नहीं कोई कागज। इस धरती पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कागज की जरूरत पड़ेगी, ये कहने वाला कौन होता है कोई? भाई साहब आपको आदत डाली गई इन्होंने। कोरोना के टाइम पर एक जिले से दूसरे जिले में जाते टाइम भी पुलिस का नाका लग रहा था, वहां रजिस्टर लगे हुए थे। आपने कहां जाना है, एंट्री करो आड़ है, के करने जावे, सर्टिफिकेट ला बनवा के पहले जाना पड़ेगा, इमरजेंसी है कोई। क्यों जी? आपको यह आदत डाली गई थी कि आपको अपने घर से निकलते टाइम भी एप्लीकेशन लेके जानी पड़े। आपको क्या सोच रहे, जब कोरोना कितना साचा था, इलाज कितना साचा था, जब यह बातें बेरा लाग गई तो लॉकडाउन कितना साचा था वो भी बेरा लागना चाहिए ना। लॉकडाउन के दौरान एक एप्लीकेशन थी जो आपकी लोकेशन को ट्रेस करती थी, उसका नाम था आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप हर पुलिस वाला बोला करता था, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर। हर एक नाके पे खड़ा हुआ आदमी बोला करता था आरोग्य सेतु ऐप कर डाउनलोड। डीसी दफ्तर में जाते थे बोला जाता था आरोग्य सेतु ऐप कर डाउनलोड। अफसर बोला करते थे, नेता बोला करते थे, टीवी बोला करता था, खबरें बोला करती थी। लेकिन संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह कहा कि हमको नहीं पता आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाई थी। है ना कमाल की बात? 19 के चुनाव से पहले देश में नमो टीवी आया था, याद है? नमो टीवी आया था, नमो टीवी। लोग सोचते थे ये सरकार का टीवी है, लोग सोचते थे ये बीजेपी का टीवी है। दूरसंचार मंत्री ने संसद के अंदर एक सवाल के जवाब में यह कहा हमें नहीं पता नमो टीवी किसका था। 5 जने एक शहर में टोल नाका लगा के बैठ गए हैं, करोड़ों रुपया लूट लिया। सूरत के अंदर गुजरात में लोगों से करोड़ों रुपया लूट लिया। और उन्होंने कहा हमने बेरा नहीं, टोल किसका है? ये कागज थे कि नहीं थे उनके किसी ने नहीं पता। और ऐसे लोग सरकार के द्वारा ही प्रायोजित किए जाते हैं, ये तो पता ही आप लोगों को। और फिर हम लोगों के अंदर इन बातों को लेकर के इनसिक्योरिटी पैदा की जाती है, और इनसिक्योरिटी पैदा करके हम लोग अपने आप कहेंगे कागज चेक होने चाहिए, और फिर हम अपने कागज देते हैं सारे। मतलब चोरियां जितनी हुई बैंकों ने करवाई, ये बात आपको बता दें। चोरियां जितनी होती हैं प्रशासन की मदद से होती हैं, जितनी भी होती हैं। क्योंकि हमको भी सौभाग्य मिला 2-4 बार जेल में जाने का। जितनी बार भी जेल में गए, हमको अगर कोई सबसे सेफ क्राइम करने वाला आदमी अंदर मिलेगा तो वो बोलेगा चोरी तब बढ़िया, कोई क्राइम ही नहीं भाई, ना तो कोई मारना पड़ता।
और ना कदे सजा हो, इसकी भी गारंटी है। क्यों? क्योंकि चोरी से चोर को सजा केवल तब मिलेगी जब चोरी के माल की रिकवरी हो जाएगी। ठीक? चोर हमेशा, अच्छे चोर जितने भी हैं समाज में, चोर का इंटरव्यू होने लग रहा था। हाँ जी, चोर का इंटरव्यू होने लग रहा। हाँ जी चोर जी दसो जी ये गल करे जी, पूछो जी। करे जी केड़े घरां च चोरी करके तुहानू सब तो ज्यादा मजा आंदा है, ज्यादा फायदा होंदा है, समान मिल जाता है? वो कहना भाई गल ये है, मास्टरा ना छोड़ गए, किसी के घर में बढ़ जाओ, कुछ ना कुछ पाए जाओ है। मास्टरा का तो फ्रिज में भी किताब पावे। बोला जी फिर? और कभी आपने नेता के घर भी चोरी करी? नहीं 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 नहीं, साडी यूनियन का असूल है कि स्टाफ मैंबर के घर चोरी नहीं करनी। ठीक है ना? स्टाफ मेंबर नेता तुम्हारे स्टाफ मेंबर कैसे हो गए? चोरों में और नेताओं में तो दिन रात का अंतर है। कहता हाँ फिर असी केड़ा मना करते हैं? हाँ साडा दिन रात का अंतर है, असी जेड़ा काम रात को करते हैं वो दिने करते हैं। भाई जो सा काम हम रात को करते हैं नेता दिन में करे, तो चोरा में और नेताओं में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता असल में। तो मैं इसलिए बोला था जो समाज में अच्छे चोर हैं, सभ्य चोर हैं, वो हमेशा जो भी चोरी करते हैं वो सरकार को, पुलिस को बता के करते हैं, बकायदा उनका हिस्सा अलग रखते हैं। भाई हम आईओ को, पुलिस के इंस्पेक्टर को, थाना के एसएचओ को बुला दिया जाएगा, एसएचओ साहब आज फलाने कॉलोनी में जाना है, अपना नाका पर लेकर ला लियो। तो जिस तरफ चोर ने चोरी करनी होती है, शहर के दूसरी साइड में वो नाका लगा के बैठे होते हैं, ताकि सवाल पूछ ले कोई कि तुम कहां थे, तो ऊपर से आएगा कि ऐसे तुम कहां थे जब चोरी हुई? बोला जी हम तो परली साइड नाका ला रहे थे, चोरी उरली साइड होगी जी। चलो जी वो तो बच गया, अपनी नौकरी बच गई। अब सेटिंग है, अंदर जाएगा, सेटिंग आईओ के साथ है, भाई 40-60 का रेशो है या 50-50 का है। भाई जितना माल आया, अगर भाई 10 लाख का माल आया, जो कर जिस टाइम पे अंदर लेके जाना रे पेशी करने कितना, अग 60-40, अग कितना, अग 10 का होया है, 10 का होया, चल 60-40 में 4 लाख आ जाएंगे, ठीक बात। तो वो ऐसी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी जिसमें विरोध इतना ही होगा, भाई 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते 10 दिन में जमानत हो जाएगी। जमानत होगा, बाहर आया चोर ना, आईओ तो उसका हिस्सा दे दिया, उसका हिस्सा दे दिया तो आईओ ने अपना रिपोर्ट इसी बनाई कि उन्हें कदे सजा हुई नहीं आज तक। और जब कोई चोर बेईमाना कर जाए, अब चोरी करी थी 10 लाख की, बताई 5 लाख, आईओ का छो उठ जाए, फिर उन्हें थोड़ी करड़ी रिपोर्ट बनाई, फिर एक आधे ने सजा होगी। बेईमान चोर की, नहीं तो ईमानदार चोर की कभी सजा नहीं हुई आज तक। जिसने आईओ के साथ पूरी ईमानदारी बरती उसकी कभी सजा नहीं हुई आज तक। हाँ ठीक है। अब वो चोर बताते हैं अपने आप से, भाई देखो जितना नशा गांव में है सारा का सारा प्रशासन से पूछ के बिका जाता है। अब वो इब्नू कह देंगे कि विधानसभा में, लोकसभा में चर्चा होने लग जाएगी, अग भाई थारा इतना नशा बिकन लग रहा, तुम नशे के ऊपर कोई वो नहीं करते, कार्रवाई नहीं करते इतने नशे के ऊपर, तो कार्रवाई करने का फिर क्या खेल होगा? अगर देख भाई मेरे शाम हिंदू कर मास्टर का रहेगा था, मास्टर की सेटिंग कर चल रहा है, नकल मरवानी है, पर अगर देख बात तो ठीक है, चुपचाप ले, तो मैं मेरी आंखें आगे नहीं करते गल, बस मेरा मुंह परान हो चाहे कुछ कर लिए मैं अपनी आंखें आगे नहीं और दूंगा, ठीक है नहीं? तो वो अपनी आंखें आगे नहीं और देता। तो ऐसा करके वो जो नशा है वो इस तरह से होता है कि नाका लगा हुआ है, मन ने लेकर जाना है 10 किलो नशा कटे, और भाई की सेटिंग है, पुलिस वाला की भी है, तो यो इस 50 ग्राम दे के भेज देंगे, इस तक कहेंगे तेरे बालक ने 6 महीने तो भीतर होगा तो तेरे बालक तनख्वाह पहुंच जाएगी, तेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यो नाके पे पहुंच दे, गाड़ी बजा लेगा, नाके पे जितने पुलिस वाले हैं सारे इसकी गाड़ी का चिपट जाएंगे, सारे इसने पकड़ेंगे, इसके में 50 ग्राम या 10 ग्राम पाओगा नशा, इसके ऊपर रिपोर्ट बन जाएगी। इतनी बार में 5 किलो वाली 50 किलो वाली गाड़ी ने ठाठ जावे, है नहीं? पुलिस वाले इतने चलान काटे, इतनी कितनी गाड़ी राम तो जावे, वो को चोरी रोकने के लिए थोड़ी बैठे जा रहे, वो तो कागज पूरे करने बैठे कि इतने चलान हो गए, इतने जवाब देना पड़ेगा विधानसभा में, ऊपर से प्रेशर आवे थारे थाने में कम चलान होए,
चालान पूरे करने, गिनती पूरी करनी उनको खाली। तो आपके यहां जितना क्राइम होता है, गांव में जितना नशा बिकता है, गांव में जितनी चोरियां होती हैं, सब प्रशासन की मदद और उसकी शय से ही हो रहा है। उसकी आड़ में आपके लिए कानून बनने हैं। सीधी सी बात यह है। कदे आप नहीं सोच रहे हो कि सिर्फ पैसा कमाते हैं वो, उससे पैसा कमाने का तो एक पहलू नजर आता है। जैसे कोरोना की वैक्सीन में पैसा कमाना आपको एक पहलू नजर आ रहा है कि कंपनियां पैसा बना गई, असली गेम उसके पीछे कुछ और होता है। समझ गए ना बात आप? तो इसी तरह नशा भी, चोरी भी, ये सब जो है गेम प्लान ये ऐसे चलते हैं। अब आप अकेले बोलोगे और प्रशासन को पता चल गया कि वो एक है, तो एक को रगड़ दो तो सारा गांव रगड़ा जाएगा, उनको भी पता है। इसलिए वो मतलब एक को मैनेज करने की कोशिश करते हैं किसी तरह की, कहीं ना इलेक्शन लड़वा दो बस ले। जिसने इलेक्शन लड़वा दो उसकी क्रेडिबिलिटी वैसे ही 10% रह जाती है। कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो उसके ऊपर कोई आरोप लगा दो, कोई चोरी का, कोई ठगी का, है ना। ये मारता यार जैसे हमारे कहेंगे, जैसे हमारे तो करोड़ों रुपए कमा गए भाई, आवेदन लाल गए। ठीक है ना। हाँ, मतलब इस तरह से कुछ भी कोई कुछ भी कहेगा, किसी भी तरह इन लोगों की क्रेडिबिलिटी को खत्म किया जाए। क्रेडिबिलिटी जब तक अपनी रहेगी, अपनी आवाज बुलंद होती जाएगी, लोगों को बात समझ में आती जाएगी। हमारी जो बात है ना, गांव में जो कोई सुन लेगा, गांव का आदमी हमारी बात को समझता है, शहर का आदमी नहीं समझेगा। शहर के आदमी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि शहर का आदमी तो ऐसा है, और दुकान पे पैदल जाना पड़ेगा, उस कैटेगरी का है वो, इतना काम करना पड़ेगा, इतना बड़ा षड्यंत्र है। अपने बस की बात नहीं भाई। गांव में समस्या दिखी तो शहर बाजा था अगला। गांव में समस्या को ठीक करने की बजाय वो शहर में भाग गया ही समस्या को छोड़ के था। तो पलायनवादी सोच का आदमी है शहर का, वो लड़ने वाला आदमी नहीं है। लड़ने वाला तो बस यो है जिस पर लठ रहा है अगर मैं, और यो कितने दिन रहोगा वो बात नहीं आ रही है। इतना इस पर यो लठ धरा है, इतने समझा दो बस इसने, बाकी फिर अपन कुछ नहीं करना, यो आपको देख लेगा गांव वाला। जिसके समझ में नहीं आई तो फिर यू इसने बरगला देगा फिर शहर का आदमी, क्योंकि वो शहर का आदमी थोड़ा लालची भी है, वो शहर का आदमी समस्या से भागने वाला भी है। वो शहर का आदमी को प्योर चाहिए, लेकिन किसान ने नहीं मिलना चाहिए उसका पीसा। मतलब ऐसा है दुकान पे बड़े बड़े किसी ब्रांड पे पूजा होगा वो, और किसान को दिन दिया ना उसका गल कटा है। डॉक्टर पे करवाया होगा 5 लाख का ऑपरेशन, जरूरत कौन थी, लेकिन किसान ने न्यू नहीं कहेगा कि तू मतलब वैदिक खेती कर ले, तेरा खर्चा हम पुगा देंगे। वो फैमिली डॉक्टर ने पाल देगा, फैमिली फार्मर ने नहीं पाल सकता। वो इस टाइप का है। तो उनकी सोच पे भी काम करना पड़े। तना अपने बालका की मेडिकल का खर्चा घटाना हो तो किसान तो दे दो, किसान ने बचा ले, किसान ने बचा लेगा तो तू भी बच जाएगा, किसान भी बच जाएगा, उसकी जमीन भी बच जाएगी। और फिर इस तरह से शहर और गांव को एक साथ आना पड़ेगा। क्योंकि अभी जब शहर के पास कुछ नहीं था, जब लॉकडाउन लगा, तो शहर के आदमी को भागकर गांव में ही आना पड़ा। शहर के पास 3 दिन के लॉकडाउन का सामान है, बस उससे ऊपर का सामान नहीं है खान का। बड़े बड़े लोग आ गए गांव में। तो गांव ही पालेगा, इस देश को पालेगा। तो और यह बात उद्योगपतियों को पता है। हाँ, 1 साल का राशन सिर्फ गांव में ही है, शहर में थोड़ी है। और अगली बार जब लॉकडाउन लगेगा तो सब भाग करके गांव में ही आएंगे। तो ये गांव के आदमी ही है जो उनको रास्ते में चलते हुए आदमियों को खिलाना, मजदूरों को इतना मदद करना, राहगीर को किसी को दिक्कत आ जाए तो उसके लिए खड़े होना। समझ गए ना। ये 2 दिन से आपके लिए दिन रात 24 घंटे मोटरसाइकिल ठाके न फिरने वाला जो गांव का आदमी है भाई, राकेश जुगर लाग रहा है, जिसका नंबर आप फोन करके कह देंगे होंगे कि मैं उड़ा खड़ा हूं, अब बोले रात ने 12 बजे बाद जो, रात ने 1 बजे बाद जो। ये शहर का होता ना, बयानी रह रहा होता, फिर ना दिमाग खराब हो रहा है, बुला रहे ना, लहू पी लिया इसने भाई। ये लोग गांव का ही आदमी कर सकता है ये काम। अभी अपने गांव में रह रहे हैं, इस जगह को आपको कैसे समर्पित कर दिया। देखो इतनी शानदार जगह देखी कितने, मतलब ऐसा गजब का वातावरण। इस प्रांगण में इतनी पॉजिटिविटी है। वो जड़ों से जुड़ा हुआ आदमी थे तो आपको इन्होंने ये जगह दे दी, ले भाई बरत लो, थारी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू कौन कहा अगर बोला थारी जगह है? तो वो
इस चीज को अपने को समझना पड़ेगा कि अगर अपनी लड़ाई है कोई, तो वो गांव के सर्वाइवल की लड़ाई है कि गांव बचाना है। गांव बच गया तो अपन रोटी नहीं मिल जाएगी, बना करें भी खुआ देंगे गांव वाले। और खेती वाले उसमें आंदोलन में, अपना किसानों वाले आंदोलन में, और डॉक्टर अजय हैं अपने साथी, वो सस्पेंड कर दिए सरकार ने। तो वो एक बात क्या कर दे कि जिन किसानों के लिए मैं सस्पेंड किया हूं ना, कि किसान आंदोलन के समर्थन में बोलने से, बोला उन किसानों का इतना बड़ा दिल है कि सारी उम्र बैठे न खुआ सके वह रोटी, वो ये किसान ही कर सकता है बस। और आपने भी बात यह समझ मारी है, और यो काम असल में ही वो गांव बचाएगा बस। इस पूरे खेल ने, अगर इस लड़ाई में कोई लड़ेगा तो यो गांव ही लड़ेगा। अगला है क्वेश्चन, शिक्षा का स्कूल खोलना है तो उसमें हम क्या करें, और जो एजुकेशन वाली ट्रेनिंग है उसका कैसे करें। जितने साथी हैं सब ने हाजिरी लगा दी है। उसमें अगर कोई साथी एजुकेशन, आपको एक ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में एजुकेशन वाली ट्रेनिंग जो है, जिस साथी जो पार्टिसिपेशन करेंगे उस ग्रुप में लिख देंगे कि हमें एजुकेशन वाली ट्रेनिंग जो है उसको कंटिन्यू करना है। तो अपने अपने गांव में हम ऐसा 100% एम्प्लॉयमेंट वाला एजुकेशन सिस्टम अगर शुरू करना है कि एक भी बच्चा बेरोजगार ना रहे। एक तो अपने पास में ये शेर सिंह जी का जो प्रांगण है, इसी से अगली साइड में एक स्कूल है। आपने अगर कोई बार गया हो घूमने के लिए तो उसने देखा हो, वो स्कूल अपने पास अवेलेबल है इस टाइम पे, और सामने छात्रावास भी है। मतलब उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाते हुए ये कह दिया है कि अगर जेएसएम के जितने भी साथी अगर समाज के लिए जुड़ते हैं और वो अगर काम करने को तैयार हैं, तो उनके बच्चों के रहने के लिए छात्रावास है और पढ़ने के लिए स्कूल है। हम यहां इधर अपने पास सुविधा दे देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फैमिली कल्चर अपने आप से इतना बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे कि जैसे ही अपने पास इतने टीचर्स ट्रेंड आ जाएंगे। देखो, नौकरी पेशा या नौकरी करने वाले टीचर्स हमको नहीं चाहिए। पिछले 7 साल से मैं रिक्रूटमेंट जारी किए हुए हूं। मैंने मतलब जो यात्रा है, इस ट्रेनिंग की यात्रा जब शुरू की थी कि हम कोई ऐसा स्कूल खोलेंगे। स्कूल खोलेंगे का मतलब है, मैंने 14,000 बच्चों का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कि 14,000 बच्चों से हम स्कूल स्टार्ट करेंगे, वो विद्यालय जो भी होगा। 14,000 बच्चों में यह हो गया कि 10 बच्चों पे एक टीचर को हम लोग रखेंगे। 10 बच्चों पे एक टीचर रखेंगे तो हमें 1400 टीचर्स चाहिए। उसके लिए 1400 लोग डेडिकेटेड। हमने जो कल्चर बनाने का प्लान किया है वो ये बनाया है कि स्कूल के अंदर काम करने वाला चपड़ासी और प्राध्यापक दोनों में से आपकी मर्जी है, आप काम कौन सा करना चाहते हो। आपको इज्जत बराबर मिलने वाली है, चपड़ासी को भी और प्रिंसिपल को भी। अपनी मर्जी का काम करो। आपको लैटरिन साफ करने में मजा आ रहा है तो आपको उतनी इज्जत मिलेगी जितने प्रिंसिपल को मिलेगी। आपको सेवा करने का अलग अलग है, रसोई में काम करने का मन कर रहा है, जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर काम करने वाले व्यक्ति को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, किसी को भी, ना मास्टर ने, ना चपड़ासी ने, ना प्रिंसिपल ने। लेकिन आप साल के पहले हमको लिख करके दे दो, थारा बात है, थारा ब्याह है, थारा काम है रिश्तेदारी के, बाहर विदेश में घूमने जी कर रहा है, देश में घूमने तना कितनी छुट्टी चाहिए इस साल में, कितने ब्याह निपटाने हैं, कितना रुपया चाहिएगा, तमने के संसाधन चाहिए, कितना टूर घूमकाने या जो भी तमने चाहिए वो हमारे को बता दो, साल में उतना तुम्हारा सैंक्शन हो जाएगा, बात खत्म। थारा कोई काम रुकने वाला नहीं है उसके अंदर, ठीक है। वहां रहने वाले, काम करने वाले व्यक्ति को आखिरी सांस लेने तक स्कूल में रहने की जगह दी जाएगी। आखिरी सांस तक वहीं पर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बच्चों की गारंटी विद्यालय की है। बच्चों को तैयार करना, उनको समाज में स्थापित करना, यह विद्यालय की गारंटी है। अगर बच्चा बड़ा होकर के वापस विद्यालय की सेवा करना चाह रहा है तो फिर उसके बच्चों की भी गारंटी मारी है। बाहर करना चाह रहा है तो फिर वो आजाद है, फिर उसके बाद कितने जाओ, लेकिन वो जहां जाएगा वो यही करेगा जो सिखाया जाएगा, और वहां सिखाया जाएगा केवल समाज के लिए बच्चों को कैसे तैयार करना है। तो इस तरह से हम एक कल्चर डेवलप करेंगे कि किस तरह से उस मतलब वो एक 15 साल की यात्रा, जो 20 साल की यात्रा हम चालू करेंगे,
उस यात्रा से जो प्रोडक्ट निकलेंगे वो हीरे हमको समाज के अंदर स्थापित करने हैं बेसिकली। तो वो उसके लिए समझे हुए और ट्रेंड लोग पहले से हम तैयार कर रहे हैं। पिछले 7 साल से रिक्रूटमेंट जारी है। जिन लोगों को मैं चाहता हूं कि मुझे यह आदमी चाहिए अपने उस शिष्य कुल में, उस विद्यालय में, उस मंदिर में, उस व्यक्ति का नाम मैंने लिखा हुआ है और मैं उसको यह बोलता हूं तुम ये बताओ तुम किन शर्तों पर चलना चाहते हो, शर्तें आपकी, बस आप आ जाओ। हमें मालूम है कि यह आदमी जहां रहेगा वहां पॉजिटिविटी और बढ़िया ही चीज आएगी, कोई चक्कर ही नहीं है। हमको नौकरी करने वाले आदमी चाहिए नहीं। तो हमारा सिलेक्शन पहले 1400 आदमियों का होगा, फिर 14,000 बच्चों पे बाद में बात करेंगे हम। तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट ए डिफिकल्ट जॉब। 14,000 बच्चों टीचर्स का सिलेक्शन हो गया तो एक मास्टर 10 बालक तो आपको लिया होगा। इट्स नॉट अ बिग डील मतलब। लेकिन हम इसी तरह से लेंगे जो हमने विजन बनाया है। विजन इस तरह का बनाया है कि वहां से निकलने के बाद समाज में मतलब एक विचार इतना बड़ा मजबूत, मतलब वो जो मैंने आपको कहा था ना कि जंगल बस एक कदम दिखना चाहिए। सरकार ने पहला बेरा लाग गया ना कि इतना बड़ा काम करने वाले हैं तो ई बालेंगे याडा MLA MP बनाना था हमने सारा ने, जिला परिषद बना के छोड़ेंगे। पानी खत्म हो गया मेरा, पाछा बितर रखिए। ये जो कुछ साथियों ने अपना व्यक्तिगत बच्चों के बारे में पूछा है कि बच्चे को सरकार से किस तरह बचाना है और मैं इस लड़ाई में बच्चे को कैसे शामिल कर सकता हूं। मतलब ये देख करके हमें बहुत आनंद आता है और बड़ा अच्छा महसूस होता है और अपने काम का किए का हमें थोड़ा सा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। कि हमारे पास इस टाइम सैकड़ों की संख्या में ऐसे JSM के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अभी से पहले समाज को समर्पित कर दिया है। जी मारे ने ले जाओ, चक कित्ते ले जाओ और क्यों करे इस्तेमाल कर लियो समाज के लिए, ये दे दिए देश के नाम हमने अपने बच्चे। उनका एक बालक है तब भी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना भरोसा कर रहे हैं। लेकिन बच्चों के केस में तो मैं आपको बता रहा हूं, जो JSM के ईमानदार साथी हैं, ईमानदार इन द सेंस कि देखो जब हम साथ में काम करेंगे उससे पहले मुझे नहीं मालूम पड़ेगा कि आप ईमानदार हैं कि बेईमान है ना भाई। और मेरे लिए किसी ने काम नहीं करना है, किसी ने भी मेरे लिए या JSM के लिए नहीं करना है, अपने अपने गांव के लिए करना है आपने। हमारा जो यह आंदोलन है ना, ये एक जगह का आंदोलन है ही नहीं। हमारा आंदोलन है कि हम आंदोलित होकर, ज्यादा गर्म होगा ये, हाँ थोड़ी देर खुला रहेगा, हम लोग आंदोलित होकर अपने गांव के लिए काम शुरू करें। देखो हमारा पर्पस यही है कि गांव में एक 11 बच्चों की कमेटी ऐसी बन जाए, लास्ट मतलब हमारा टारगेट यह है कि वो 11 लोग पूरा तो षड्यंत्र समझते हो, पूरा गेम प्लान समझते हो, हर राजनीतिक प्रकरण की, एजुकेशन की, इन सब की समझ रखते हो और उनका अपना कोई लालच ना हो और वो 11 लोगों की रोजी रोटी किस तरह से चलती हो ये भी सुनिश्चित या तो मोर्चे की तरफ से हो जाए या गांव की तरफ से हो जाए या समाज की तरफ से, मुझे नहीं मालूम कैसे हो, लेकिन वो 11 ईमानदार लोग जब निकल के आ जाएंगे तो मुझे मालूम है वो हो जाएगा। उस पर भी मतलब बहुत मंथन और बड़ा काम जारी है। परंतु जैसे मेरे कुछ मित्र हैं ट्राइबल इलाके से, वो बताते होते हैं कि भाई कुछ इलाके ऐसे हैं हमारे जहां DC को भी एंटर होने से पहले हमारी परमिशन लेनी पड़ती है। पहले हमारे गांव की कमेटी को वो फोन करते हैं कि जी हम इस मुद्दे पर आना चाहते हैं, हम आ जाएं क्या। अगर DC को मना कर दे अगर गांव के लोग या वो कमेटी, तो DC एंटर नहीं कर सकता वहां। कोई मतलब बड़े से बड़ा छोटा छोटा अफसर नहीं एंटर कर सकता। BRO वहां घुसने नहीं दिया उन लोगों ने। वहां मतलब ये जो आर्मी को वहां घुसने नहीं देते, वो पुलिस को वहां आने नहीं देते वो, और उन्होंने देखा ये किसी चीज को आने नहीं देते। लेकिन गेम प्लान इतना गहरा रचा जाता है कि गांव का शरीफ आदमी तो बिल्कुल नहीं समझ पाता। उन्होंने गेम कैसे खेला, देखो मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। कि उन्होंने कहा हमें मालूम है कि तुम्हारी सड़कें हमारे जंगल को खा जाएंगी, इसलिए हम सड़कें बनने ही नहीं देंगे। सड़कों का काम ही है जंगल को और गांव को खाना। जहां जहां सड़कें अच्छी हैं उस गांव को सड़कें बर्बाद कर चुकी हैं पहले ही। हाईवेज के ऊपर नजर दौड़ाइए, जहां हाईवे जब चौड़ा हुआ उस एरिया के अंदर जब जमीनें एक्वायर हुई,
वहीं के बच्चों ने ज्यादा पिस्टल्स ली, वहीं के बच्चों ने ज्यादा नशा लिया, वहीं के बच्चे एक्सीडेंटों में सबसे ज्यादा मरे, वहीं के बच्चे आपराधिक गतिविधियों में सबसे ज्यादा शामिल हुए, वही गांव शहरों की तर्ज पर डेवलप हो गए और अब वहां गांव जैसा कुछ नहीं बचा। अब वो गांव बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। जिस भी गांव के आसपास सड़क आई वही सड़क बर्बाद, वही गांव बर्बाद हो गया। जहां भी उद्योग आया वही गांव बर्बाद हो गया। जहां भी ये कंपनीज आई वही गांव बर्बाद हो गया। तो उन ट्राइबल लोगों को इतनी समझ है कि सड़क आएगी तो गांव बर्बाद होगा, जंगल बर्बाद होगा, जीव जंतु भी बर्बाद होंगे। अभी किसान को भी ऐसा बना दिया, हत्यारा बना दिया कि उसके खेत में चिड़िया अगर गलती से पड़े हुए गेहूं का दाना उठा ले तो उस पर इतना दवाइयां छिड़क रखी है कि वहीं पलटी मार जाती है वो। मतलब वो खेत में कुछ खा भी नहीं सकता कोई जीव उसके वहां से, मित्र कीट भी नहीं खा सकते और वो बाकी तो कौन ही खा लेगा। अब उन्होंने क्या गेम खेला, एक एनजीओ को भेजा वहां पर। वो एनजीओ वाले ने जाकर गांव, है क्या सड़े सड़े कपड़े पहन के रखते हो, है क्या गंवार टाइप के जंगली लोग, तुम्हें पढ़े लिखे लोगों की तुम, ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसको पढ़ने के लिए भेजा करो। इधर एनजीओ ने इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाओ अपने बच्चों को। अब हर किसी को नहीं होता है, लेकिन किसी किसी को रोज शाम को थोड़ा मगड़ मारने की भी आदत होती है ना। कोई 2 पैग लगाने का शौकीन होता है तो एनजीओ वाला उसको 2 पैग लगा देगा, फिर उसको रात को पीते हुए बोलेगा, तू काम कर, तू अपने भड़काने भेज, मैं पढ़ाऊंगा, अफसर बनाऊंगा, लाल बत्ती में चला गया। अच्छा, और वो फिर अपने उस एनजीओ वाले के पास अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं जो उन लोगों ने हमको बताया, जो होता है, जो हर एक जगह पर यही होता है। जब आपकी जमीनें खरीदी इन्होंने तो भी यही हुआ, जब आपके गांव से आपको उजाड़ा तो भी यही हुआ। और उस टाइम पर उन्होंने क्या किया, आपके उन जो ट्राइबल लोग थे उनके बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया फ्री में, एनजीओ ने पढ़ाया। फिर क्योंकि एसटी जो है उनका रिजर्वेशन होता है, तो यूपीएससी क्लियर हुआ, स्टेट का एग्जाम क्लियर हुआ, तहसीलदार लगे, एसडीएम लगे और डीसी बने। और अखबारों में हेडलाइन छपी, अखबारों में छपा, चाहे कितना ही अंधा हो। अब मान लो भाई 1 पोस्ट थी एसटी की या 3 पोस्ट थी एसटी की और 3 ने अप्लाई कर रखा था, 2 ने करा था, तो दोनों लग गए। क्यों जी, चाहे नंबर कितने आए हो, पढ़े लिखे कितने हैं, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन अखबार में यह छपा कि ट्राइबल इलाके की लड़की ने यूपीएससी में पाया इतना रैंक, बन की डीसी। ढोल बज रहे, नगाड़े बज रहे, जैसे हमारे यहां गांव में डंकी जंप करने पे भी नगाड़े बजने हैं। लोगों ने ढोल बजाने शुरू करे कि बोला दीवार खुद गया छोड़ा ब्राजील की, हाथ ढोल बाजन लाग रहे, पटाखे बम, है ना। मतलब गलत तरीके से दूसरे देश में जाने वाले लोग भी आज ढोल बजा रहे थे। वैसे ही उस ट्राइबल लड़की के लिए ढोल बजे, नगाड़े बजे, लेकिन साथ ही साथ गांव में आके गांव का एक अफसर बोला, आज तुम्हारी लड़की तुम्हारे गांव में आ रही है डीसी बनकर, उसका स्वागत ऐसे गंदे कच्चे रास्तों से करोगे क्या। गांव वाले बोले भाई बात ठीक है भाई, ये हमारी छोरी अफसर होगी, ये वो हमारा कुछ नहीं बिगड़न देगा, ये तो सड़क बनने में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर गांव वाले ने खुद दिहाड़ी पे खड़े हो गए, सारा दिन हंगा लाकर सड़क बनाई। हरीफ सरकार ने कहा ये देखांगे तुमने। अभी खबर आई है 3 लाख एकड़ में जो जंगल है वो कटने वाला है। द्रौपदी मुर्मू को भी इसीलिए राष्ट्रपति बनाया गया था कि तुम्हारी बेटी आ रही है, मारे आड़ा एमएलए बनेगा, मारे आड़ा एमपी बनेगा, मारा मुख्यमंत्री, वह मारी राष्ट्रपति। ईब जब वहां जाती है तो उसके जाने से पहले कितने पेड़ काटे जाते हैं आपको पता भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति तो उसी इलाके में जाएगी जहां, वहां जाएगी, उसका हेलीकॉप्टर उतरेगा तो वहां पेड़ कटेंगे, तो ई आड़े का 5 किले साफ कर दो, ओड़ा हेलीकॉप्टर उतरेगा, ओड़े के 5 किले कर दो, बाद में ऊपर देखे कड़ी नहीं रह रहा किला। क्योंकि वो याड़े वाले 5 किले साफ करने में, याड़े वाले 5 किले में उन कबीले वाले ने बेरे को नहीं बेचारा ने कि या तो ऊपर तो देख देख के जहाज पे तेन देखने लग रहे कि याड़ा और रहेगा थोड़ा जंगल, अगर याड़े वाले खातर इस कबीले में जाना पड़ेगा, उस कबीले में खबर करते थारे कबीले में थारी राष्ट्रपति आने लग रही भाई। आई समझ में गेम, तुम्हारे ही बच्चे को डीसी बनाया जाएगा।
समाज को तोड़ने के लिए भाई साहब, हमारे इस देश के अंदर सबसे डेडली कॉम्बिनेशन था जाट का चमार का। मतलब ये राजनीतिक लोग बोलेंगे जाट चमार का कॉम्बिनेशन, लेकिन जो समझदार आदमी है वो इसको बोलेगा किसान का और मजदूर का कॉम्बिनेशन। जब किसान और मजदूर एक दूसरे के पूरक थे तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कोई भी कुछ नहीं। एक आधा गांव में गंदा आदमी होता है, उसने गलत भी किया होगा, एक आधे गंदे आदमी तो अपनी ही औरत के ऊपर हाथ भी उठाए होंगे, लेकिन उसको उन्होंने पूरे समाज का आईना बनाया। लेकिन इस कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए किसी को यह समझ में नहीं आया कि पिछली सरकार मनरेगा लेके आई थी। मनरेगा के अंदर 90 दिन का काम का गारंटी था। 90 दिन का मतलब हो गया 1.5 महीना एक बार, 1.5 महीना एक बार। ये 1.5 महीने कौन से होते हैं? अगर इसके ऊपर नजर दौड़ाओगे तो जब किसान की फसल पक के तैयार होती है उसी टाइम मनरेगा आता है। किसान को 150 रुपए, किसान 150 रुपए दे रहा था मजदूर को, मनरेगा में 250 मिल रहा था। तो मनरेगा में जाने वाला मजदूर गालियां देता था वहां खड़ा होकर के, जब चाय पी बैठते थे, जब रोटी खाते थे, वो तो लूट रहा था। सारा दिन पेल के रखे ताड़े तो कुछ नहीं करना पड़ता, समझ गए? और किसान उधर से नुका करता, अगर सरकार इन्हें पीछे दे दे, इनका ठाल लाग रही है, काम करके राजी नहीं। दोनों में एक दूसरे के प्रति नफरत भरी जा रही थी इस 90 दिन के काम की वजह से। कुछ गांव ने इसको समझ लिया, शुरू में ही समझ लिया। जिस गांव ने लॉकडाउन तोड़ा सबसे पहले, डाटा मसूदपुर वाला गांव जो है अपने हिसार जिले में, मसूदपुर के डाटा के अपने साथी कुछ जुड़े हुए, मैं बोले जी मारे गामा में अलग ही हिसाब किताब है। मनरेगा जैसे ही डिक्लेयर होता है, मनरेगा डिक्लेयर तो सरकार उसी हिसाब से, जब कहीं अगेती फसल है कहीं पछेती है, उस हिसाब से ही डिक्लेयर होता है कि जब फसल पकने को होती है और अगली फसल के बोने तक मनरेगा रहेगा। जैसे ही किसान खाली हो जाएगा, उन्हें मजदूर की जरूरत नहीं, उस टाइम मजदूर भी खाली, फिर मजदूर आओगा किसान पे। अब काम है कि चौधरी साहब, फिर चौधरी साहब ने कहेगा जब जरूरत थी जब तो तुम रोड में नहीं आया। फिर वो भाईचारा टूटने वाली लैंग्वेज हो जाती है उनकी दोनों की, भाषा इस तरह की हो जाती है फिर वो आपस में। तो वो वहां पर गांव में अनाउंसमेंट होती है मनरेगा के डिक्लेयर होते ही कि भाई मनरेगा आ गया है, यो मनरेगा किसान ने मजदूर ने तोड़ने के लिए आया है। पहले किसान को मजदूर पूरे हो जाएं, जब किसानों को सबके पास मजदूर पूरे हो जाएंगे उसके बाद मनरेगा में जाना है। अरे बस सारा मनरेगा फेल है वहां, क्योंकि वहां आज भी भाईचारा बचा हुआ है। वही गांव लॉकडाउन तोड़ पाया जहां भाईचारा बचा हुआ था गांव का, गरीब मजदूर किसान का इकट्ठा। मतलब ये ऐसे गेम चलते हैं। इनके गेम को समझ लिया तो इनके गेम को आप एक एक कदम पे तोड़ेंगे। समझ रहे हो ना आप? मैं ये एक एक चीज को जोड़ जोड़ के कैसे बता रहा हूं कि हमको जब इनके इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को तोड़ना है तो हमको पहले समझना है कि ये क्यों लाया गया है, इसका पर्पस क्या है, इसके कोर में क्या है, इसके अल्टीमेटली इसका असली मकसद क्या है। और जब हमको यह समझ में आ जाएगा और फिर यह समझ में आ जाए कि अपना असली मकसद क्या है, तो फिर आप लड़ाई को अच्छी तरह से तसल्ली से लड़ पाएंगे। और बल्कि लड़ना नहीं है, आप जीत भी पाएंगे। सर्दी लग रही होगी बहुत से लोगों को, जो पतली शर्ट पहने हुए हैं, जानने जी नहीं कर रहा। ब्रेक लेवा के 10 मिनट का ले ला, तो 10 मिनट का ब्रेक है। आप अपनी जैकेट वैकेट पहन के